हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है हिमांशु सांगवान। आप देख रहे हैं ओए पढ़ ले। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग एंड देयर इम्प्लीकेशंस फॉर डिजाइनिंग क्लासरूम इंस्ट्रक्शन, प्लानिंग स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड क्रिएटिंग लर्निंग स्पेसिस इन क्लासरूम, फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये एक के नीचे दो, एक के नीचे तीन टॉपिक हैं। ये देखो, ये लिखा रखा है ना, सेमीकोलन लगा रखा है, तो ये तीन टॉपिक इसी के नीचे हैं। आगे बात समझ में, तो ये करने वाले हैं। ठीक है भाई, अब देखो, आपका मेन फोकस मेरी आवाज पे होना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। अगर आप जो ये स्क्रीन पे आ रहा है इसको देखेंगे मेरे, तब भी आपका काम चल जाएगा। मेन फोकस मेरी आवाज पे होना चाहिए, मैं क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, और आपको सिर्फ नोट्स में वही चीजें लिखनी है जो आपको लगे कि ये नई है, ये मेरे को नहीं आती, वो चीजें सिर्फ नोट्स में लिखना है। ये नहीं कि जो मैंने मार्क कर रखा है वो सारा ही लिखना चाहिए, वो नहीं। जो सिर्फ चीजें आपको लगे कि नहीं और लिखनी चाहिए। ज्यादातर इस चैप्टर में समझने का ही है। मैं ट्राई करूंगा आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की। ठीक है, मेन काम बस आपका मेन फोकस मेरी आवाज पे होना चाहिए। चलो आ जाओ, देखो फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। देखो, आ जाओ नीचे पहले तो। अब देखो, आप लर्निंग करते हो कहीं पे जाके, मेन फोकस मेरी आवाज पे। आप कहीं पे लर्निंग करते हो जाके, ठीक है, आप कोई नई चीज सीखते हो, कोई पुरानी चीज के बेसिस पे कोई नई चीज बनाते हो, या फिर कई एक नए सिचुएशन में आप जाते हो, वहां कुछ नया ट्राई करते हो, तो उससे भी कुछ नई चीज सीखोगे। सीखोगे, बिल्कुल सही बात है। अब वो जो नई चीज सीख रहे हो आप, उसके काफी सारे फैक्टर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में सीख रहे हो, अगर अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में पढ़ रहे हो जहाँ पे लाइट बहुत कम है, मीन्स अगर आप फॉर एग्जाम्पल एबीसीडी पढ़ रहे हो, या फिर कोई बच्चा एबीसीडी पढ़ रहा है और वहां पे लाइट बहुत कम है, वहां पे एनवायरनमेंट है नहीं पढ़ने का, तो क्या उसकी लर्निंग अच्छी हो पाएगी, इफेक्टिव लर्निंग हो पाएगी? और वहीं दूसरा बच्चा एक सूरज की रोशनी में बैठ के पढ़ रहा है, फिर एक प्रॉपर लाइटनिंग में पढ़ रहा है, उसकी लर्निंग हो पाएगी? तो किसकी अच्छी होगी? जो प्रॉपर लाइटनिंग में पढ़ रहा है ना। तो ये काफी सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि जो हमारी लर्निंग को इफेक्ट करते हैं। ठीक है, अभी फैक्टर्स किस किस टाइप के होते हैं, देखो फैक्टर्स किस 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 टाइप के हो सकते हैं। एक तो मैंने मान लिया, एक तो ये बताया कि जैसे कि लाइटनिंग वाला, ये होगा इन्वायरमेंटल फैक्टर, जो आपके इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर एक बच्चा एबीसीडी पढ़ रहा है, दूसरा बच्चा भी एबीसीडी पढ़ रहा है, अब जो पहला बच्चा पढ़ रहा है ना, वो वो मोटिवेटेड है पढ़ने के लिए, वो सीखने के लिए मोटिवेटेड है, और दूसरे को आपने मार पीट के बिठाया है। वैसे मारना पीटना नहीं है बच्चे को, एक एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। तो आपने उसको डांट करके जो भी पढ़ाया है, मतलब एबीसीडी पढ़ने बिठाया, अब कौन सा बच्चा अच्छा पढ़ेगा ये बताओ? पहले वाला, क्योंकि उसके अंदर मोटिवेशन थी, उसके अंदर मोटिवेशन थी। और दूसरे वाला तो आपने क्या बोलते हैं दूसरे वाले को तो मतलब वही है, डांट के पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या पढ़ पाएगा? क्या वो रेडी है उस चीज के लिए? क्या वो मोटिवेटेड होगा उस चीज के लिए? बिल्कुल नहीं होगा। तो लर्निंग किसकी अच्छी होगी? पहले वाले की ना। तो दो टाइप के फैक्टर्स होते हैं फैक्टर्स ऑफ लर्निंग में, दो टाइप के ब्रॉड फैक्टर्स होते हैं, ब्रॉड। पहला कौन सा? पर्सनल फैक्टर्स मीन साइकोलॉजिकल फैक्टर, जो अभी हमने दूसरे बच्चे के साथ किया, मारपीट की जैसे भी पढ़ाया, ठीक है, ये होगा पर्सनल फैक्टर्स। और जिसे कहेंगे साइकोलॉजिकल फैक्टर। और जो पहले वाला खुद से मोटिवेटेड था, तो वो भी खुद का पर्सनल फैक्टर है, वो भी क्या बोलते हैं, साइकोलॉजिकल फैक्टर है। ठीक है, पर्सनल फैक्टर बोलिए, साइकोलॉजिकल फैक्टर बोलिए, एक ही बात है, उसमें कंफ्यूज मत होना। दूसरी बात, दूसरा कौन सा ब्रॉड है? दूसरा बात जो हमने बात करी लाइटिंग वाली, कौन सी? एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ठीक है, तो दो ब्रॉड फैक्टर्स होते हैं, एक तो पर्सनल या फिर साइकोलॉजिकल, और दूसरा कौन सा? इन्वायरमेंटल। ठीक है, बात क्लियर। अब आ जाओ आगे, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ मेजर फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। एक बार हम आइडेंटिफाई करेंगे, देखो। अब एक दो एग्जांपल पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और आइडिया लग जाएगा। फॉर एग्जांपल देखो, गौरव, एक बार चेक कर लूं क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ठीक है, देखो, गौरव इज अ 15 year old and is a good student, but he is not able to concentrate on his class as well as home assignments, and consequently has been scoring very low marks. Scores reveal that his peer group or friend circle outside the school is not good, and he remains mostly indulged in unwanted activities with his peer group. अब ये बताओ कि एक अच्छा स्टूडेंट है, बट उसके मार्क्स, उसके होम असाइनमेंट्स वो ढंग से नहीं करके ला रहा, और लगातार कंसिस्टेंटली लो मार्क्स स्कोर कर रहा है। फिर बाद में पता लगता है कि इसके बाहर, स्कूल के बाहर का जो पीयर ग्रुप है वो बहुत ही खराब है, वो इसको पढ़ाई पे ध्यान देने नहीं दे रहा है। ठीक है, पहला एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल देखो, दूसरा एग्जाम्पल ये है, विशरत एंड वृषांक, वृषांक आर क्लासमेट्स। ठीक है, दोनों एक भाई क्या बोलते हैं, क्लासमेट है। विश क्या लिखा हुआ है, विशरत है ना, विशरत। ठीक है, कैन सॉल्व एन एल्जेब्रिक सम विदाउट द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इन वेरी शॉर्ट टाइम। जो विशरत है वो कोई भी एल्जेब्रिक सम
विदाउट कैलकुलेशन, विदाउट हेल्प ऑफ कैलकुलेटर फटाफट कर देता उसको सॉल्व। ठीक है, उसके बाद जो वृषांक है वो काफी सारा टाइम ले रहा है। क्लियर होगी बात? तो ऊपर वाले से पता क्या लगा, ऊपर वाले से भाई इसका जो पीयर ग्रुप था ना, पीयर ग्रुप खराब है इसका। पीयर ग्रुप किस में आ जाएगा? एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। फैमिली, आपका सोशल कल्चरल एनवायरमेंट, आपका स्कूल, आपके दोस्त, आपके टीचर्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में आएंगे। क्लियर है? दूसरी बात, दूसरे में विशरत का कैलकुलेटिंग स्टाइल बहुत, मतलब कैलकुलेशन बहुत तेज है, जबकि वृषांक की नहीं है। तो ये किस में आएंगे? ये पर्सनल फैक्टर्स में आएंगे। पर्सनल फैक्टर कैसा हो गया कि विशरत की इंटेलिजेंस तेज मान ले फॉर एग्जांपल मैथ्स में, तो इंटेलिजेंस किस में आएगा? पर्सनल फैक्टर्स में। क्लियर हो गया? और वृषांक वहां पे इसमें शायद इस फील्ड में इंटेलिजेंट ना हो, तो ये किस में आएगा? किसमें? पर्सनल फैक्टर्स में। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये काफी सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। अब देखो दीज एग्जाम्पल्स, ये एग्जाम्पल क्लियरली इंडिकेट ये करते हैं कि जो लर्निंग है वो हमारी दो चीजों पे डिपेंड करती है। पहला पर्सनल फैक्टर्स एज वेल एज इन्वायरमेंट फैक्टर्स, हमने बात कर लिया। ठीक है, so that the notion everybody learns in accordance with his or her unique individualized blend of personal and environmental factors। तो सीधी बात यही है कि बच्चा सीखता कैसे है? एक ब्लेंड मींस एक प्रोडक्ट किस चीज का? पर्सनल फैक्टर्स प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बात क्लियर? एक बार यार माइक कनेक्टेड है कि नहीं है? हाँ कनेक्टेड है। ठीक है, तो दोनों चीज का ब्लेंड है, दोनों चीज का प्रोडक्ट से बंदा सीखता है। तो लर्निंग इज द प्रोडक्ट ऑफ पर्सनल फैक्टर्स एज वेल एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ये बात होगी क्लियर? ठीक है, अब आ जाओ, ये इसमें सिंपल चीजें वही लिखी हुई है, आपकी कोई समझने वाली बात है नहीं। अब देखो इस बेसिस के डिस्कशन पे वी में डिफाइन लर्निंग एज अ फंक्शन ऑफ इंटरेक्शन ऑफ पर्सनल या फिर साइकोलॉजिकल फैक्टर्स एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स एंड कैन बी मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेड एज। इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला क्या बनाया जा सकता है? लर्निंग इज इक्वल टू एफ मीन्स फंक्शन किसका? एक प्रोडक्ट है किस चीज का? एनवायरमेंटल फैक्टर्स प्लस पर्सनल फैक्टर्स। इसका मतलब ये है कि लर्निंग जब ही हो पाएगी जब दोनों चीजें इंक्लूड हो, मीन्स पर्सनल फैक्टर्स भी हो और एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी हो। दोनों बहुत जरूरी हैं लर्निंग के लिए। बात होगी क्लियर आपकी? 2 सेकंड रुकना बस। चलो ठीक है, एक बार रुको 2 सेकंड। हाँ ठीक है, उसके बाद देखो लर्निंग पर्सनल फैक्टर्स आगे। पर्सनल मीन्स खुद के। अब आपने हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी में एक पढ़ा होगा इंट्रा पर्सनल। इंट्रा मीन्स खुद के अंदर की, खुद के बारे में जानकारी। ठीक है, जैसे स्कूल में क्या होता है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन। इंटर स्कूल मीन्स कि 2-3 स्कूलों के बीच में कॉम्पिटिशन। एक होता है इंट्रा स्कूल मीन्स स्कूल के अंदर ही काफी सारे, जैसे क्लास 8B का और 8A का कॉम्पिटिशन कराती है, वो होगा इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन। इंट्रा मीन्स खुद के अंदर। तो ये क्या होते हैं? पर्सनल फैक्टर्स होते हैं इंट्रा और विद इन द इंडिविजुअल मीन्स खुद के फैक्टर्स। इसमें फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, इनके बारे में आगे हम बात करेंगे। ठीक है, विच प्रीडिस्पोज एन इंडिविजुअल थ्रू लर्निंग। प्रीडिस्पोज का मतलब बताओ भाई, प्रीडिस्पोज का मतलब बताओ। प्रीडिस्पोज का मतलब देखो, अगर मैं आपको बोलूं, इसमें आ जाएगा आपका ये जो वोकैबुलरी है इंग्लिश में, उसमें आ जाएगा आपकी आराम से। प्रीडिस्पोज का मतलब होता है संवेदनशील। ठीक है, संवेदनशील। प्रीडिस्पोज का मतलब संवेदनशील। तो ये जो सारी चीजें है ना, लाइक इंटेलिजेंस, मोटिवेशन, ये हमें संवेदनशील मीन्स ये हमें जागरूक कर देते हैं टुवर्ड्स लर्निंग, कि हमें लर्निंग करनी है। क्लियर होगी बात? ठीक है, उसके बाद इन्वायरमेंटल फैक्टर्स पता लग गया, जो पर्सनल के सारे बाहर हैं, लाइक फैमिली, लाइक पीयर ग्रुप, लाइक स्कूल, लाइक सोशल कल्चर एनवायरनमेंट, आपके आसपास का सराउंडिंग कैसी है। ठीक है, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे, स्कूल में ये तो नहीं है कि भाई प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं, ये सारे आ जाएंगे एनवायरमेंटल फैक्टर में। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें देखो मार्क किया हुआ सोशल इमोशनल, सोशल कल्चरल और अदर स्कूल रिलेटेड फैक्टर सारे इसके अंदर आ जाएंगे। बात क्लियर? ऑल्दो दीज फैक्टर्स रिप्रेजेंट 2 डिफरेंट कैटेगरीज। हमें पता है भाई अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज रिप्रेजेंट कर रही हैं। पर्सनल फैक्टर्स अलग कैटेगरी रिप्रेजेंट कर रही है, एनवायरमेंटल फैक्टर अलग कैटेगरी क्या बोलते हैं रिप्रेजेंट कर रही है। दे ऑपरेट इन अ कॉमन सिस्टम। हमने बात कर ली कि दोनों होने चाहिए, दोनों लर्निंग के लिए होने चाहिए। समझ रहे हो? The learner and the learning process can only be completely understood with the reference to the interaction of the both and personal and environmental factors. Means कभी भी एक अकेले, अगर हम कभी भी एक सिर्फ पर्सनल फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे इन टर्म्स ऑफ लर्निंग, बच्चे की नहीं हो पाएगी। हम नहीं देख पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे। अगर आप कहीं बैठ के पढ़ रहे हो, मीन्स वो आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स की
एक मदद ही है। मीन्स अगर आप फोन से पढ़ रहे हो, आपके आसपास में शोर नहीं है, वो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर ही तो है, वो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर है। जैसे अभी आप क्लास ले रहे हो फोन पे, ठीक है, आपके आसपास शोर नहीं है, ठीक है, घर वाले भी कमरा बंद करके आप कमरे में पढ़ रहे हो आराम से, ठीक है, घर वाले भी आपको इंटरफेयर नहीं कर रहे, एनवायरमेंट फैक्टर अच्छा है, ठीक है। पर्सनल फैक्टर आपका खुद का मोटिवेशन क्या, केवीएस एग्जाम क्लियर करना, तो ये होगा पर्सनल फैक्टर। मींस लर्निंग करने के लिए आपको दो चीज चाहिए ही चाहिए, किसी भी एक चीज के साथ आप लर्निंग को सोच ही नहीं सकते। तो लर्निंग ऑलवेज डिपेंड्स ऑन पर्सनल फैक्टर्स प्लस एनवायरमेंटल फैक्टर्स। बात क्लियर होगी? चलो देखो, मी, देखो समझने को बस सिंपल देख लो कि ये मैं हूं और ये वर्ल्ड अराउंड मी है, तो ये आपको इफेक्ट करेगा ही करेगा। उसके बाद पर्सनल फैक्टर्स हैं, पर्सनल फैक्टर्स के इर्द गिर्द इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। क्लियर होगी बात? चलो अब आ जाओ साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। साइकोलॉजिकल फैक्टर कौन से? पर्सनल फैक्टर्स की बात चल रही है। अब हम देखेंगे पर्सनल फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं जो हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ पहले इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस एक पर्सनल फैक्टर है, ठीक है, एक पर्सनल फैक्टर है। अब ये बताओ, इंटेलिजेंस क्या ओनली इन टर्म्स ऑफ मार्क्स ही गिनी जा सकती है क्या? अगर किसी बच्चे के मैथ्स में मार्क्स 50 में से 45, 48, 49 आ रहे हैं, क्या वो इंटेलिजेंट बोल देंगे उसको? दूसरी बात, क्या किसी बच्चे के, अब जो जिस बच्चे के मैथ्स में अच्छे आ रहे थे, अब उस बच्चे के हिंदी में 50 में से 20 आ रहे हैं, उसी बच्चे के। क्लियर है बात? अब जिस बच्चे के, मतलब ये दो बच्चे, एक ही बच्चे है, ठीक है, समझ रहे हो बात, कि एक के 50 में से 48 है उसी, और उसी बच्चे के हिंदी में आए 50 में से 20। अब क्या इस बच्चे को आप इंटेलिजेंट बोल दोगे? अब क्या बोलोगे कि ही इज इंटेलिजेंट इन मैथ्स बट नॉट एज गुड एज इन हिंदी। क्लियर है बात? कि ये एक स्पेसिफिक फील्ड में इंटेलिजेंट है। तो ऐसे ही कोई भी बच्चा सिर्फ और सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ उसके करिकुलर एरियाज में आप नाप नहीं सकते कि वो इंटेलिजेंट है। इंटेलिजेंट वो किसी भी एरिया में मिल सकता है, किसी भी एरिया में। वो स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट हो सकता है, अगर कोई बच्चा स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है तो वो स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट है। बस वो तो हमारे सिस्टम की इतनी कमी है कि सिर्फ जो पढ़ाई में अच्छा है हम उसी को इंटेलिजेंट मानते हैं। मान रहे हो ना? आप में से बताओ कितने स्कूल में आपके बच्चे थे जो स्पोर्ट्स में इतना अच्छा खेलते थे और वो पढ़ाई में बिल्कुल नहीं थे। अब उनकी इमेज क्या रहती थी कि भाई ये तो पढ़ने में है ही नहीं, है ना? इमेज बेसिक वही रहती थी ना, जबकि इमेज क्या रहनी चाहिए थी, भाई ये स्पोर्ट्स में इंटेलिजेंट है, स्पोर्ट्स में इसकी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। समझ रहे हो बात? तो इंटेलिजेंस का मैं ये बताना चाह रहा हूं कि हर बंदा अपनी अपनी फील्ड में इंटेलिजेंट हो सकता है, रिस्पेक्टिव गिवन। लाइक स्पोर्ट्स मैंने बताया, कोई गार्डनिंग में अच्छा है, कोई स्पीच, कोई बोलने में, किसी सोशल स्किल्स अच्छी हैं बहुत ज्यादा। जैसे काफी सारे बच्चे क्या होते थे, वो पढ़ाई में इतने अच्छे रहते थे बट ना उनका टीचर्स का कम्युनिकेशन बड़ा अच्छा रहता था। समझ रहे हो? और एक बात मेरी मान के चलना, कभी भी ना 90, सॉरी ये क्या हो गया, कभी भी ना 90% वाला बच्चा लाइफ 90 या 95 वाला कभी भी इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा जितना 80% वाला हो पाएगा। क्यों? 80% वाले ने पढ़ाई इंटरमीडिएट करी, मतलब ठीक ठीक करी है, उसके बाद उसका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी ध्यान रहा होगा, वो बाहर घूमा होगा, कम्युनिकेशन किया होगा, मतलब वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट उसकी अच्छी होगी सबसे ज्यादा। और 95 वाले की वो किताबों में घुसा रहा, किताब भी पढ़ते रहा, अब उसकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट जो बाकी 80 वाले से मिलाएंगे ना, उसकी वो कहीं भी स्टैंड नहीं करेगा, या स्टैंड करेगा तो उसके पीछे रहेगा हमेशा। ये आप खुद नोटिस कर लेना, आप 80 में आते हो 95 में आते हो, समझ रहे हो? और वो आपको पता लग जाएगा खुद से, खुद सोच के देखोगे ना, पता लग जाएगा। समझ रहे हो? चलो इंटेलिजेंस की बात क्लियर हुई। इंटेलिजेंस कैसे होता है? देखो, यू कैन नॉट डिफाइन इंटेलिजेंस विद अ सिंगल कंटेक्स्ट। हमने बात कर ली कि इंटेलिजेंस सिर्फ पढ़ाई के कंटेक्स्ट में हम नहीं बोल सकते कि बच्चा इंटेलिजेंट है कि नहीं, ठीक है। Broadly, we can define intelligence as the ability to learn about, learn from, understand and interact with one's environment. Intelligence को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Ability to learn about, किसी के बारे में सीखना, learn from, किसी से कुछ सीखना, understand, समझना, और interaction with one's environment, खुद के environment के साथ interact करके कुछ सीखना। ये होगी इंटेलिजेंस की बात। अब इंटेलिजेंस का मतलब जैसे मैंने बताया सिर्फ मार्क्स लाना नहीं है। इंटेलिजेंस का मतलब जो भी हम 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे ना, ये है इंटेलिजेंस। पहले देखो, अडेप्टेबिलिटी टू अ न्यू एनवायरनमेंट और टू चेंजेस इन अ करंट एनवायरनमेंट, कि आप कितने अपने एनवायरनमेंट में कहीं आप कहीं जाते हो, ये तो नहीं कहीं आप जाते हो तो लड़ाई करके ही आते हो, है ना? तो वो इंटेलिजेंस नहीं है। अडेप्ट कर पाना, नई सिचुएशन में अडेप्ट कर पाना। अगर कोई आपसे ज्यादा तेज है,
या फिर कोई आपसे मतलब कि आपके व्यू पॉइंट्स मैच नहीं कर रहे हैं, तो अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि लड़ाई कर लेना। अडेप्टेबिलिटी का मतलब ये है कि हाँ भाई, मैं आपके व्यू पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करता हूँ, आप मेरे व्यू पॉइंट्स की रिस्पेक्ट करो, ये कन्वर्सेशन यहीं खत्म करते हैं। समझ रहे हो? ये होती है अडेप्टेबिलिटी। ये नहीं कि उसी चक्कर में कि भाई मेरी इसने ईगो हर्ट कर दी, चलो लड़ाई कर लें, ये नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? कैपेसिटी फॉर नॉलेज एंड एबिलिटी टू एक्वायर। कैपेसिटी ऑफ नॉलेज, आप में कितनी नॉलेज है, एंड एबिलिटी टू एक्वायर इट, उसको ग्रहण करने की कितनी आपके अंदर क्षमता है। क्लियर बात? कैपेसिटी फॉर रीजन एंड एब्स्ट्रैक्ट थॉट एंड टू कॉम्प्रीहेंड रिलेशनशिप, कि आप कितना रीजन कर पा रहे हो, कितना चीजों में रीजन ढूंढ पा रहे हो। और कॉम्प्रीहेंड का मतलब होता है अंडरस्टैंड, समझना, और कितने रिलेशनशिप आप समझ पा रहे हो, ये होता है कैपेसिटी फॉर रीजन। अब इसमें कैसे लगाओगे? फॉर एग्जाम्पल आपने मान लिया, आप जैसे थोड़ा फाइनेंशियल रूप से, अगर आप थोड़े से मैंने मान लिया कि आप इंटेलिजेंस फाइनेंशियल रूप से, अगर आप बोलोगे कि भाई ये खुला पनीर 100 रुपए का आधा किलो है, और फिर वो बोले भाई ये बंदा पनीर पैकेट में या फिर पन्नी में ये 100 रुपए का 250 ग्राम है। क्लियर है? अब अगर आप इसमें रीजनिंग ही ना बिठा पाओ, इसमें रिलेशन ही बिठा पाओ कि इसमें मुझे किसमें फायदा हो रहा है, तो किस बात की इंटेलिजेंस भाई? आप समझ रहे हो? तो एक डे टू डेली एक्टिविटीज में एक रिलेशनशिप फॉर्म कर पाना, चीजों को समझ पाना, वो होती है इंटेलिजेंस। ये नहीं कि नंबर लिया वो इंटेलिजेंस। समझ रहे हो? उसके बाद आ जाओ एबिलिटी टू इवेल्यूएट एंड जज। एबिलिटी टू इवेल्यूएट एंड जज, किसी भी चीज को इवेल्यूएट कर पाना और उसको जज कर पाना कि ये मेरे लिए सही है कि नहीं है, क्या ये मैं इसमें अगर मैं काम करता हूं, क्या ये मेरे लिए बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा, ये बात समझ पाना नहीं समझ पाना, ये होती है इंटेलिजेंस। ठीक है। कैपेसिटी फॉर ओरिजिनल एंड प्रोडक्टिव थॉट। ओरिजिनल थॉट आप में कुछ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा, कि फिर फटाफट जैसे बॉलीवुड वाले आजकल कर रहे हैं, कोई ओरिजिनल थॉट नहीं आ रहा। समझ रहे हैं? बस उठा उठा के डाल रहे हैं सामान, मीन्स रीमेक बना रहे हैं, है ना? तो कैपेसिटी फॉर ओरिजिनल थॉट है ही नहीं भाई, औरों का सामान चिपका रहे हैं। क्लियर होगी बात? तो ये चीजें, तो ये सारी ना 5 चीजें हैं, ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इंटेलिजेंस के। इंटेलिजेंस इन बेसिस पे नापी जाती है, ना कि नंबर्स के बेसिस पे। क्लियर होगी बात? चलो अब देखो, इंटेलिजेंस के बेसिस पे ना काफी सारे थ्योरिस्ट आए, काफी सारे साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज बनाई। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ये समझ, ये तो एक दो तीन नाम बताऊंगा, वो सीख लेना। देखो, पहली बात तो एक वो आ जाएगा, वैसे ना क्या बोलते हैं आपके जो ये वाले क्वेश्चंस हैं, ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आएंगे नहीं, अंडरस्टैंडिंग वाले आएंगे। फिर भी देख लो, आईक्यू का टर्म किसने दिया था? आईक्यू का टर्म दिया था, लिख लो, विलियम स्टर्न ने। आईक्यू का टर्म जो बनाया था, आईक्यू इंटेलिजेंस क्वेश्चन, इसका टर्म किसने बनाया था? विलियम स्टर्न। लिख लो, विलियम स्टर्न। ठीक है, लिख दूंगा एक बार विलियम, थोड़ी इसमें राइटिंग अच्छी नहीं आएगी तो देख लेना। विलियम, एक बार अपने में लिख लो, विलियम स्टर्न। क्लियर होगी बात? ठीक है। अब पूछ ले, पहली बार इंटेलिजेंस के लिए कोई स्केल या फिर मेंटल क्वेश्चन किसने बनाया था? पहली बार बनाया था अल्फ्रेड बिने ने। अल्फ्रेड बिने ने। क्लियर होगी बात? जिसका नाम था क्या बोलते हैं, बिने साइमन स्केल। बिने साइमन स्केल जिसका नाम था, है ना, बिने साइमन स्केल। और उसमें इन्होंने क्या दिया था, उनमें इन्होंने दोनों ने मिलकर मेंटल क्वेश्चन दिया था। मेंटल क्वेश्चन इन्होंने एमक्यू बनाया था, मींस क्रॉनिकल एज में जो आपकी चल रही है अपॉन मेंटल एज। ठीक है, ये इन्होंने बनाया था। सॉरी गलत हो गया, सॉरी। मेंटल क्वेश्चन इन्होंने बनाया था, सॉरी गलती से मैंने उल्टा लिख दिया, मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज। ठीक है, अब क्या हुआ, एक बार मैंने थोड़े नाम यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक, साइड में। अब टर्मन आया स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अब इसने क्या कर दिया, इसके आगे बस 100 लगा दिया, मींस उसने इस नाम को बदल के पहले तो आईक्यू कर दिया। ठीक है, एमक्यू को बदल के, मेंटल क्वेश्चन को बदल के आईक्यू कर दिया, और जो ये है ना मेंटल एज अपॉन क्रॉनिकल एज, इसके आगे बस इनटू 100 कर दिया। ठीक है, बस ये हो गया भाई आपका। फिर इसको बोलने लगे बिनेट सिमन इंटेलिजेंस स्केल, इसको स्टैनफोर्ड बिने। फिर जो ये नाम हो गया, इसका नाम हो गया स्टैनफोर्ड बिने स्केल। ये याद करने वाली चीज नहीं है, बस आप कंसेप्ट याद रखो कि आईक्यू में क्या होता है और एमक्यू में क्या होता है। क्लियर होगी बात? ठीक है। उसके डेविड वेस्टलर, इसने भी 2 स्केल निकाले, WAIS और WISC। ठीक है, बैचलर्स के एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल और बैचलर्स इंटेलिजेंस स्केल फॉर चिल्ड्रन। क्लियर होगी बात? मतलब याद करने की चीज नहीं, एक बार थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता के चल रहा हूँ। ठीक है, हावर्ड गार्डनर के बारे में डिस्कस करेंगे। चलो आगे आ जाओ।
अब देखो, इंटेलिजेंस क्वोशिएंट के बारे में काफी सारे अलग अलग थ्योरिस्ट ने अपनी अपनी राय दी है। क्लियर होगी बात। सबने अपने अपने अकॉर्डिंग उसको तोड़ने की कोशिश करी है कि इंटेलिजेंस क्या होती है, क्योंकि इंटेलिजेंस तो अभी तक किसी को पता ही नहीं क्या होती है। बस जो ऊपर वाली 5 चीजें पढ़ी ना, वो भी एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन तो किसी को भी नहीं पता है। ठीक है, कि हम बिल्कुल ही मार्क कर पाए कि हाँ ये बच्चा नालायक है, इसको ऐसे हम कभी बोल ही नहीं सकते। किसी को हम आज तक स्पेसिफाई कर ही नहीं पाए। हाँ वो स्केल बनाए गए हैं, बट वो इतने करेक्ट नहीं है। चलो आ जाओ। अब देखो, एक कैटल हॉर्न कैरोल की थ्योरी थी। इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक बेसिक आइडिया समझ के चलना कि इन्होंने एक तो जर्नलाइज इंटेलिजेंस दी जी करके। ठीक है, इसके अंदर इन्होंने 10 ब्रॉड चीज डाली, 10 ब्रॉड जर्नल इंटेलिजेंस दी, जर्नलाइज इंटेलिजेंस दी। इसके अंदर इन्होंने 10 चीजें डिवाइड कर दी इसको, इंटेलिजेंस को इन्होंने 10 चीज में डिवाइड कर दिया। किस किस में? फ्लूइड इंटेलिजेंस, क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग एबिलिटी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी एंड रिट्रीवल, ऑडिटरी प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग स्पीड, डिसीजन एंड टाइम एंड स्पीड। ये सारी लिखने मतलब ना, लिखने वाली चीज नहीं है, बस एक बार समझ लो, क्योंकि बाई चांस आगे वैसे आएंगे नहीं मेरे हिसाब से। ठीक है, उसके बाद 10 चीजें बताई। अब इसके अंदर भी इसने इसको सब डिवाइड कर दिया 70 कैटेगरी के अंदर, 70 सब डिवाइड इनटू 70 कैटेगरीज। अब इसके अंदर से भी इन्होंने दो दो, किसी किसी में तीन तीन निकाल दिए अंदर अंदर से। ठीक है, इन्होंने ऐसे डिफाइन किया था। उसके बाद आता है रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। इसमें बस आपका समझने वाला काम, इसने क्या किया था रॉबर्ट स्टर्नबर्ग, इसने पीसीए या फिर एपीसी बोल लो, कुछ भी बोल लो, एपीसी एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और क्रिएटिव इंटेलिजेंस, इसने तीन इंटेलिजेंस इन्हें दी थी। ठीक है, एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और क्रिएटिव। क्लियर हो बात। एनालिटिकल का मतलब कि देखो इसमें लिखा हुआ है, एनालिटिकल इंटेलिजेंस कंप्रेसेस द मेंटल प्रोसेसेस थ्रू विच इंटेलिजेंस इज एक्सप्रेस्ड। कि आप कैसे प्रॉब्लम्स को इवेल्युएट और सॉल्व कर पाते हो, वो आता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस में। ठीक है, आप कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हो और कैसे उसको इवेल्युएट कर पाते हो, वो आता है एनालिटिकल इंटेलिजेंस में। सिंपल पूछ लेगा अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट स्टर्नबर्ग कि वो कौन सी इंटेलिजेंस जिसमें हम प्रॉब्लम को इवेल्युएट करते हैं, सॉल्व करते हैं, एनालिटिकल इंटेलिजेंस। ठीक है, अब आता है क्रिएटिव इंटेलिजेंस। क्रिएटिव इंटेलिजेंस में क्या आता है, एक तो होती है नोवेलिटी टास्क। नोवेलिटी मींस नए टास्क, जो आप जिस सिचुएशन से आप पहली बार रूबरू हो रहे हो, जिस सिचुएशन में आप पहली बार आ रहे हो, वो होती है नोवेलिटी। उसके बाद ऑटोमेटेड मींस जो आपको आपने इतने कर लिए कि आपको आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको स्टार्टिंग में साइकिल है, वो आपके लिए नोवेलिटी है। ठीक है, अब उस सिचुएशन के साथ आप कैसे हैंडल करोगे, वो आपकी क्रिएटिव इंटेलिजेंस है। उसके बाद जैसे जैसे आप साइकिल चलाना सीख जाओगे, क्या जैसे जितना एफर्ट आपने पहली बार साइकिल चलाने में डाला है, क्या आप अभी वो डालते हो? आप तो क्या करते हो, सीधा बैठे चल दिए। और पहले जब स्टार्टिंग में सीख रहे थे, जब वो नोवेल टास्क था, मींस जब वो नया टास्क था, जब क्या करते थे, बिल्कुल आराम आराम से बैलेंस बनता था, है ना, समझ रहे हो? तो क्रिएटिव इंटेलिजेंस यही है कि कैसे आप नोवेल्टी टास्क में, मींस जो नए टास्क हैं, और कैसे आप अपने पुराने टास्क मींस ऑटोमेट जो टास्क हो चुके हैं, यहाँ पे ऑटोमेट मींस जिनको करने के लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, पहले लिखाई सीखी है, राइटिंग सीखी है, एबीसीडी सीखी, पहले बहुत आराम आराम से बनाए, बट अब वो ऑटोमेट हो चुके हैं। अगर आपसे कोई ए बोले, अभी ए बनाने को बोलेगा, तो क्या वो आप आराम आराम से बनाओगे? समझ रहे हो? उसकी फिगर देखते हो कि ए पहले ए ऐसे करना है, फिर ऐसे घुमाना है, नहीं, अब वो ऑटोमेट हो चुका है, वो आपको आ चुका है। तो वो आ जाएंगे क्रिएटिव इंटेलिजेंस में। ठीक है, उसके बाद है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। अब प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में देखो, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड इन अ सोशल कल्चरल मिलियू, involves adaptation to selection of shaping of the environment to fit into the context। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में तीन चीजें इंक्लूड है। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में तीन चीजें इंक्लूड है। पहला तो अडेप्शन है, दूसरा सिलेक्शन है और तीसरा शेपिंग है। मींस पहले अडेप्शन करना है, फिर सिलेक्शन करना है कि क्या क्या को रिस्पॉन्सेस दिखाने हैं, उसके बाद उसी के अकॉर्डिंग आपको शेप करना है। सिंपल याद रखो, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस में तीन चीजें इंक्लूड है, अडेप्शन, अडेप्शन टू, सिलेक्शन ऑफ और शेपिंग ऑफ द एनवायरमेंट टू फिट इन द कंटेक्स्ट। इंटेलिजेंस क्या बात करें कि एक नई एनवायरमेंट फिट करना ना, तो वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आएगी, वो प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस आएगी। क्लियर है बात। अब इस चीज का जो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग थी ना, इसका पहले तो नाम था ट्रायर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, पहले इसका नाम था ट्रायर्क थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, बट अब इसका चेंज करके क्या कर दिया गया, थ्योरी ऑफ सक्सेसफुल इंटेलिजेंस बाय स्टर्नबर्ग। होगी बात क्लियर? चलो देखो, द प्रोसेसिंग स्किल्स आर अप्लाइड टू द परस्यूट ऑफ सक्सेस थ्रू विच
व्हाट वर द 3 एलिमेंट्स ऑफ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, कि हम सक्सेस के पीछे भागने के लिए, सक्सेस को कंप्लीट, सक्सेस को अचीव करने के लिए प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस की ये 3 चीजें अप्लाई करते ही करते हैं। पहला, अडेप्ट करते हैं, शेप करते हैं अपने हिसाब को, उसके बाद सिलेक्ट करते हैं अपने एनवायरनमेंट को, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट में अच्छी तरीके से घुल पाए। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप में से काफी लोगों की जॉब लग जाएगी केवीएस में, अब वहां पे आपको अपनी प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस दिखानी है, सबके साथ अडेप्ट, सबके साथ बना के चलनी है, अडेप्ट करना है सबको, है ना, ताकि एक अच्छे, एक तो सोशल पर्सन उभर के निकल पाओ, है ना। दूसरा कि आप अपने एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर पाओ अच्छी तरीके से। समझ आ गई बात? चलो अब देखो, अब हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, जिन्होंने 8 इंटेलिजेंस दिए थे ना, हार्वर्ड गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ठीक है। इन्होंने क्या बोला कि भाई इंटेलिजेंस जो बंदे की ना, वो सिर्फ लिमिटेड टू वन फील्ड नहीं है, वो काफी सारी फील्ड में है। आप में से काफी में पढ़ रखी होगी, ठीक है, हमने डिस्कस भी करी हुई है। देखो, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, ठीक है, जो बंदा बोलने में अच्छा हो, जिसकी स्पीकिंग स्किल्स, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो, लाइक स्पीकर्स, मोटिवेशनल स्पीकर्स, इन सबकी स्पीकिंग स्किल्स, टॉकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लाइक पोएट्स भी इसमें आ जाएंगे, पोएट, सिंगर, जो लिरिसिस्ट होते हैं, जो गाने के लिरिक्स लिखते हैं, वो भी इसमें आ जाएंगे। उसके बाद लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस, कौन से? जिनकी मैथमेटिकल स्किल्स अच्छी हो, अकाउंटेंट्स, मैथमेटिशियंस, स्टैटिस्टिशियंस, ठीक है, वो आ जाएंगे। स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्पेशल होता है जो क्या बोलते हैं, जैसे कोई शेप्स है या फिर कोई आसपास की कोई भी चीज है, उसको अलग तरीके से देख पाए, मीन्स इसमें आ जाएंगे आर्टिस्ट, लोग आ जाएंगे आर्टिस्ट, जो होम डिजाइनर्स होते हैं, उनको उनको शेप्स की अलग ही समझ होती है। मीन्स अब जैसे ये पीछे फूल सा लगा हुआ, आपको फूल दिखेगा, बट एक जिसके पास स्पेशल इंटेलिजेंस होगी, उसको ये अलग ही दिखेगा, उसको अलग रूप में दिखेगा। ये समझ रहे हो? ये होती है स्पेशल इंटेलिजेंस। क्लियर? उसके बाद म्यूजिकल इंटेलिजेंस, म्यूजिक वाली, टोनी कक्कड़ वाली, है ना। म्यूजिकल इंटेलिजेंस को म्यूजिक के बारे में ज्यादा ज्ञान हो, वो आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, इसमें भी सिंगर आ जाएंगे, सिंगर उसमें भी आ सकते हैं, किसमें? लिंग्विस्टिक वाले में, ठीक है। लिरिसिस्ट भी इसमें आ सकते हैं, ठीक है। टोनी कक्कड़ भी इसमें आ सकता है, क्लियर है। बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, बॉडी काइनेस्थेटिक मींस, बॉडी काइनेस्थेटिक कौन सी होगी? स्पोर्ट्स वाली, लाइक स्पोर्ट्स पर्सन इसमें आ जाएंगे, जिनको बॉडी से रिलेटेड कोई भी काम करना हो, ठीक है। और इसमें ना बॉडी काइनेस्थेटिक में समझ ना कि कटिंग भी आ जाएगा, जो कट करते हैं ना, कट या फिर सुई धागा डालते हैं, वो भी इसी में आ जाएगा। टेलर भी इसी में आ जाएगा, क्योंकि उसको भी अपने बॉडी के एक फाइन मूवमेंट करने की जरूरत है, और वो भी एक कला है, तो वो भी इसमें आ जाएगा। क्लियर होगी बात? ठीक है। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इंटर मीन्स दो लोगों के बीच में, इंटरपर्सनल, जब आपको दूसरे के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में, उसके थॉट्स के बारे में, उसके थॉट प्रोसेस के बारे में, उसकी लाइकिंग के बारे में जब आपको पता हो, तब आप कहलाओगे इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जैसे काफी सारे वो होते हैं, साइकोलॉजिस्ट होते हैं, जब किसी 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 के पास काउंसलिंग नहीं चाहते हो, काउंसलर्स, उनको आपके बारे में, आपके हाव भाव से, आपको देख के, आपके एक्सप्रेशंस को देख के पता लग जाता है, वो आ जाएगा इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। उसके बाद इंट्रा क्या बताया मैंने? इंट्रा खुद के अंदर, जब आपको खुद की स्किल्स, खुद की एबिलिटीज, खुद की फीलिंग्स के बारे में पता हो, तब हो गया आप इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, ठीक है। नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस कौन से? नेचुरलिस्टिक कौन सा? गार्डनर, जो गार्डनिंग करते हैं, जिनको जो रिलेटेड टू क्या होते हैं, नेचर होते हैं, जिनको नेचर की बहुत समझ होती है, वो आ जाएंगे नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस में। होगी बात क्लियर? चलो, ये थी हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी, ठीक है। देखो, द irrespective of how we define intelligence in relating to learning, there is no doubt that it affects what, when and how to learn, कि ये कुछ फर्क नहीं पड़ता कि हम लर्निंग को कैसे डिफाइन कर रहे हैं, जो फर्क पड़ता है वो, नो डाउट दैट इट इफेक्ट्स, वो क्या इफेक्ट करता है? व्हाट, व्हेन एंड हाउ वी लर्न, क्या, कैसे और हम कैसे सीखते हैं, उसको इफेक्ट करता है वो। फर्दर इन ऑपरेशनल टर्म्स, इट इज डेफिनेटली इज अ कैपेसिटी, इंटेलिजेंस क्या बताई गई है? कैपेसिटी, एबिलिटी फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग, रीजनिंग, रिलेटिंग टू अदर्स, डीलिंग विद इमोशंस, डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट, सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, लिविंग इन कॉन्सेंस विद आवर एनवायरनमेंट। बेसिकली एक जो आप समझ पाओगे, जो आप एक सोच पाओगे, जब आप इमेजिन करोगे कि एक परफेक्ट ह्यूमन बीइंग कैसे दिखना चाहिए, कि वो औरों से अच्छा बातचीत करके चले, वो किसी भी दुविधा में घबराए नहीं, वो हर दुविधा को सॉल्व कर दे,
है ना, उसका चीजों में इंटरेस्ट हो, उसके पास सही गलत की समझ हो, ऐसे ही तो सोचेंगे किसी, अगर एक आइडियल इंसान को सोचेंगे तो वही चीजें हैं। तो असली जो होती है लर्निंग वो यही होती है। क्लियर होगी बात। टू सम अप, अब इसको एंड करते हैं इंटेलिजेंस वाले को। टू सम अप, इट मे बी सेड दैट इंटेलिजेंस इज पॉजिटिवली इंटररिलेटेड विद learning in capacity of students, and students high on intelligence are supposed to learn better and more as compared to their counterparts with low on intelligence। देखो सिंपल बात ये, अब देखो इसमें लिखा हुआ है learning factors and their implications, designing classroom instructions, planning students activities and creating learning space in school। अब इसके अकॉर्डिंग आप खुद ही बता दो, अब जो आपने पढ़ा कि लर्निंग क्या कैसे कैसे इंपॉर्टेंट, आप खुद ही बता दो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहली बात तो जो बच्चा इंटेलिजेंट है जिस फील्ड में, उसको उस चीज में बढ़ावा मिलना चाहिए, पहला पॉइंट ये। क्लियर बात। दूसरा, टीचर को कभी भी बच्चा कोई सवाल उठाए, क्योंकि इंटेलिजेंस है और वो क्यूरियोसिटी करेगा, तो टीचर को सवाल उठाने देने चाहिए। ठीक है, टीचर को जो प्रोबिंग क्वेश्चंस है, बच्चों के क्वेश्चन बनाने की कैपेबिलिटी है, उसको प्रमोट करना चाहिए। ठीक है। तीसरी बात, अगर बच्चे को क्या एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। ठीक है। चौथी बात, अगर टीचर को क्या देना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, उसको थिंकिंग स्किल्स, उसकी रीजनिंग स्किल्स बढ़ाने के लिए उसको अलग अलग क्विज़ेस, उसको अलग अलग एक्टिविटी प्रोवाइड करनी चाहिए। होगी बात क्लियर। चलो, पहला पर्सनल फैक्टर क्लियर। दूसरा मोटिवेशन। देखो मोटिवेशन, अभी आप ये वीडियो, अभी आप ये क्लास क्यों देख रहे हो? दो चीज से देख रहे हो, दो चीज से। इन दो चीजों के ऊपर भी एक चीज है। पहला, आपकी नीड, नीड से ही मोटिवेशन बनती है। नीड आएगी, नीड मींस आपकी भी नीड क्या है। फॉर एग्जांपल, अभी आपकी नीड है एक जॉब की, ठीक है, जॉब की नीड, जॉब की है। अब उसे ड्राइव आएगी। ड्राइव क्या आएगी? जॉब को पाने की चाह आएगी। ड्राइव, जॉब को पाने की चाह। उसके बाद अब आपको एक्शन लेना है। एक्शन क्या ले रहे हो? पढ़ रहे हो। अब इन्हीं के चलते बंदे आप में मोटिवेशन डेवलप हो चुकी है। मोटिवेशन क्या? कि भाई मुझे जॉब लेनी है। तो नीड और ड्राइव, दोनों चीजें, नीड और ड्राइव, ड्राइव वो गाड़ी चलाने वाला ड्राइव नहीं, नीड अंदर से क्या, आपकी जरूरत क्या है, और ड्राइव उस नीड को पाने की चाह, दोनों चीज जरूरी है मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए। बात हुई क्लियर? ठीक है। अब समझ आ गई पहली चीज क्या है। उसके बाद अब मोटिवेशन में दो टाइप की है और आप में दोनों ही मोटिवेशन है। क्लियर है? आप में पहली मोटिवेशन है इंट्रिंसिक मोटिवेशन, कि मुझे भाई कुछ करना है खुद के लिए, मुझे खुद के लिए कुछ करना है, मेरा भी सोसाइटी में एक अहम रोल होना चाहिए, मुझे इस देश का नेशन बिल्डर बनना है। जो बच्चे पढ़ाऊंगी वही तो आगे जाके देश का कुछ नाम रोशन करेंगे। नेशन बिल्डर, इंट्रिंसिक। एक्सट्रिंसिक क्या? जॉब मिलेगी, पैसे आएंगे, जो भी अपने विशेष हैं, जो भी अपने ख्वाहिश हैं, वो पूरी कर पाएंगे। समझ रहे हो? ये होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन होती है जो खुद के अंदर से आती है, मींस जिसमें आपके पास रिवॉर्ड्स का लालच ना हो, जिसमें आपके पास किसी भी एक्सटर्नल वस्तु का लालच ना हो, वो होती है इंट्रिंसिक मोटिवेशन। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन क्या होती है? जब आपके मन में किसी बाहरी वस्तु का लालच हो, वो होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। फॉर एग्जाम्पल, आप में से काफी बच्चों को घर वालों ने पागल बनाया हुआ कि भाई 12वीं क्लास में इतने नंबर लिया, ये बाइक दिला देंगे, 12वीं क्लास में इतने नंबर लिया, ये चीज दिला देंगे। वो क्या थी? वो एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन थी। वो क्या थी? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। आपको बाहरी चीज का लालच देके कुछ आपसे काम करवाया जा रहा था, जिसका शायद आपका मन हो या ना हो, वो था एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। बात हुई क्लियर? इंट्रिंसिक मोटिवेशन, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन। और मोटिवेशन जरूरी क्यों है ये तो आप लोगों को पता ही है। मोटिवेशन जरूरी क्यों है ये तो आप लोगों को पता ही है। चलो, ये सारे एग्जांपल दे रखे हैं, ठीक है। देखो, मोटिवेशन में बी रिगार्डेड एज समथिंग विच प्रॉम्प्ट्स, कंपेल्स, कंपेल्स में जो प्रेरित करता है, जो आपको बढ़ावा देता है एक तरीके से, एंड एनर्जाइजेस एन इंडिविजुअल टू एक्ट और बिहेव इन अ पर्टिकुलर मैनर। क्या, किस तरीके बढ़ावा देता है? कि किसी एक पर्टिकुलर तरीके मैनर में बिहेव करने का, ठीक है, एट अ पर्टिकुलर टाइम फॉर अटेनिंग सम स्पेसिफिक गोल और पर्पस। आपका स्पेसिफिक गोल और पर्पस क्या है? केवीएस का एग्जाम, ठीक है। उसके लिए आपने एक पर्टिकुलर पैटर्न या फिर एक पर्टिकुलर मैनर क्या अप्लाई अभी क्या कर रखा है फिलहाल? आपका मैनर क्या है? पर्टिकुलर मैनर क्या है अभी आपका फिलहाल? आपका फिलहाल है पढ़ना, लगातार पढ़ना, ठीक है। मोटिवेशन में ऑल्सो बी फॉर्मली डिफाइंड
एज एन इंटरनल स्टेट दैट अराउजेस, डायरेक्ट्स एंड मेंटेन बिहेवियर। मोटिवेशन एक इंटरनल स्टेट है जो जागती है, आपको डायरेक्ट करती है किसी कंडीशन में, किसी डायरेक्शन में, आपको कोई डायरेक्शन दिखाती है। अभी डायरेक्शन क्या दिखा रही है? क्लास लेने की, ठीक है, और एक बिहेवियर मेंटेन करने की। सही है, सिंपल बात है। चलो ठीक है, जो मैंने बता दिया वो याद रखो, ये तो लाइन है, लाइन आपको कंफ्यूज करेंगी, ठीक है। You can think of motivation as an internal energy or a mental force that drives a person to achieve a goal। ठीक है, इंटरनल एनर्जी है जो आपको एक गोल की तरफ लेके जाएगी। मोटिवेशन इज इंपॉर्टेंट इन मेनी कंटेक्स्ट, किस किस में, स्कूल में, होम में, वर्ल्ड एट लार्ज, एक सोसाइटी में, ठीक है। अब मोटिवेशन जरूरी भी है क्योंकि मोटिवेशन और एकेडमिक अचीवमेंट बहुत ही क्लोजली रिलेटेड हैं। अगर आप अभी पढ़ने के लिए मोटिवेटेड नहीं होंगे, केवीएस के लिए मोटिवेटेड नहीं होंगे, क्या आपको अचीवमेंट मिल पाएगी? नहीं मिल पाएगी। तो जो मोटिवेशन है ना और अचीवमेंट है, एकेडमिक अचीवमेंट, बहुत क्लोजली इंटर रिलेटेड है। मींस मोटिवेशन अगर होगी तो एकेडमिक अचीवमेंट आ जाएगी, और एकेडमिक अचीवमेंट चाहिए तो मोटिवेशन भी हो। कोई ऐसा नहीं होता यार, कोई ऐसा होता ही नहीं है कि हाँ मेरे पास एकेडमिक अचीवमेंट मेरे कोई चाह ही नहीं है, मेरे पे केवीएस करने की कोई चाह नहीं है, मैं बस एग्जाम देने उठ जाऊंगा, टॉप मार जाऊंगा। ये नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो ये चीज? फॉर एग्जाम्पल, ये तो एग्जाम्पल है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जरूरी बात नहीं। मोटिवेशन प्लेज अ पिविटल रोल इन, पिविटल मीन्स होता है इंपॉर्टेंट रोल, इन लर्निंग एंड इट्स एकेडमिक रियलिटी। ठीक है, हमें पता है भाई मोटिवेशन का क्या रोल है। अभी आप ये क्लास पढ़ रहे हैं, इसमें कुछ सीखेंगे, किस लिए सीख रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर मोटिवेशन है। सिंपल सी बात है, कोई भी दिमाग में दबाव डालने की जरूरत नहीं है, बस सुनते चलो, ठीक है। उसके बाद एक एडिक्वेट मोटिवेशन होना भी बहुत जरूरी है, एक एडिक्वेट मोटिवेशन होना भी बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, नोटिफिकेशन केवीएस का नहीं आया था, उससे पहले की जो मोटिवेशन होगी वो इतनी तेज, इतनी ज्यादा नहीं होगी जब नोटिफिकेशन आ गया, जब ऑनलाइन फॉर्म चालू हो गए उसके बाद जो मोटिवेशन आई होगी। समझ रहे हो, है ना? तो एडिक्वेट मोटिवेशन होना भी जरूरी है। ये नहीं हो कि हल्की फुल्की मोटिवेशन होना, वो भी नहीं है। हल्की फुल्की मोटिवेशन पता क्या होती है? जब आप सुबह आप बोलो कि हाँ भाई सुबह रोज 5 बजे उठूंगा, तो 2 दिन उठ के जब तीसरे दिन वहीं बिस्तर में पड़े रहते हो ना, वो होती है हल्की मोटिवेशन। ठीक है, एक मोटिवेशन शुड बी स्ट्रॉन्ग, तो मोटिवेशन आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है, एडिक्वेट मोटिवेशन, ठीक है, प्रॉपर एक मतलब स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नॉट ओनली सेट्स द एक्टिविटीज इन मोशन विच रिजल्ट्स इन लर्निंग बट आल्सो सस्टेन्स एंड डायरेक्ट दीज एक्टिविटीज। कि एडिक्वेट मोशन ना मोटिवेशन ना कि सिर्फ लर्निंग दिलाती है, ना बाकी क्या बोलते हैं जो एक्टिविटीज करने में आपकी हेल्प भी करती है। क्लियर होगी बात? दस there can thus be a great deal of variation in what motivates, how much it motivates and what impact। 38 मिनट क्लास होगी यार, तो लेट होगी, ठीक है। what impact it has on the learners, कि क्या मोटिवेट करता है, किस तरीके के, किस हिसाब से आपको मोटिवेट करता है और आपके अंदर क्या इंपैक्ट है। ये चीज, इन चीजों में बहुत वेरिएशन आता है, ठीक है। और मोटिवेशन हर बच्चे के अकॉर्डिंग अलग अलग होगी, ठीक है। Their needs determine what their motivation will be. For some others, the incentives available to accomplish a task becomes the most important consideration. For some others, the joy of engaging in a particular activities means motivation अलग टाइप की होती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी के लिए ये इंटरनल मोटिवेशन होगी, इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी कि हाँ मुझे कुछ करना है, केवीएस में जाके मुझे कुछ करना है देश के लिए, ये किसी के लिए इंट्रिंसिक मोटिवेशन होगी। बट किसी के लिए ये इंट्रिंसिक मोटिवेशन ना होकर एक्सट्रिंसिक होगी, भाई मुझे जॉब से कोई मतलब नहीं है, मुझे बस एक सरकारी नौकरी दिला दो। क्लियर है? ये होती है एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक है। तो हर बंदे के अकॉर्डिंग अलग अलग, हर सिचुएशन में, एक सिचुएशन केवीएस की, हर बंदे के लिए ये चीज अलग अलग डिपेंड करेगी। किसी के पास इंट्रिंसिक, किसी के पास एक्सट्रिंसिक, किसी के पास दोनों, और मैक्सिमम सबके पास दोनों मिलेंगे, ठीक है। Motivation must be understood as a construct which encompasses the concept of need, drives and incentives। कि need, drives and incentives की वजह से ही motivation आता है। क्लियर होगी बात? Motivation is something that energizes, directs and sustains behavior. It gets student moving, lead them in a particular direction and keep them going। कि motivation से आप कुछ करने लग जाते हो, जैसे आप लगातार अभी पिछले 2 महीने से लगातार तेज तरीके से पढ़ाई कर रहे हो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिलेगा, है ना। टाइम मैनेजमेंट की स्किल डेवलप होगी, टाइम मैनेजमेंट की, बुक रीडिंग स्किल डेवलप होगी। समझ रहे हो? चलो अब देखो मोटिवेशन के क्या क्या रूल्स हैं। मोटिवेशन डायरेक्ट्स बिहेवियर टुवर्ड्स पर्टिकुलर, ठीक है भाई,
मोटिवेशन क्या करता है, बिहेवियर को आपके पर्टिकुलर गोल तक लेके जाता है, ठीक है। मोटिवेशन लेड्स टू इंक्रीज्ड एफर्ट एंड एनर्जी, आपको भी पता है आप पिछले 2 महीने से कितनी तेज तैयारी कर रहे हो। मोटिवेशन इंक्रीज इनिशिएशन ऑफ एंड परसिस्टेंस ऑफ एक्टिविटीज करने लग जाते हो। फॉर्म आने से पहले छोटे मोटे 1-2 सब्जेक्ट पढ़ रहे थे, बट ऑनलाइन फॉर्म चालू मीन्स एक नोटिफिकेशन आने के बाद आपने स्पीड बढ़ा दी, रोज की जहां 2 चैप्टर पढ़ रहे थे वहां आप 3 चैप्टर 4 चैप्टर पढ़ रहे हो। मोटिवेशन अफेक्ट्स कॉग्निटिव प्रोसेस, ठीक है भाई, मोटिवेशन आपकी कॉग्निटिव क्षमता को मीन्स दिमाग की क्षमता को बहुत ही अच्छी तरीके से इफेक्ट करता है, मीन्स एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है, क्लियर है। मोटिवेशन डिटरमाइंस विच कॉन्सिक्वेंसेज आर रीइंफोर्सिंग एंड पनिशिंग, कि आपके लिए कौन से कॉन्सिक्वेंसेज रीइंफोर्सिंग है, मीन्स कौन से आपकी हेल्प करेंगे और कौन से आपकी हेल्प नहीं करेंगे। मोटिवेशन ऑफन एनहेंसेस परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस एनहेंस करता है। मोटिवेशन है, पढ़ती हो तभी तो मॉक टेस्ट में परफॉर्मेंस बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है, ठीक है। ये 6 पॉइंट हुए क्लियर, क्या क्या इसमें चीजें हैं, ठीक है। अब देखो, मोटिवेशन डिटरमाइंस विच कॉन्सिक्वेंसेज आर रीइंफोर्सिंग एंड पनिशिंग। अब आप पढ़ाई कर रहे हो ना, तो आपको पता होना चाहिए क्या ये मैं जो मटेरियल पढ़ रहा हूं क्या ये फायदेमंद है मेरे लिए, क्योंकि अब इतने कम टाइम में अगर आपने कुछ गलत पढ़ लिया ना, वो आपके लिए पनिशमेंट बन जाएगी, समझ रहे हो। अगर आपने इस टाइम में कुछ गलत पढ़ लिया तो वो चीज आपके लिए पनिशमेंट बन जाएगी। फिर जब रिजल्ट आएगा तो याद करोगे यार जो चीज मैंने एक्स्ट्रा पढ़ी ना यार, ये पढ़नी नहीं चाहिए थी मेरे को, समझ रहे हो। तो अब आपको वो चीज ढूंढनी है जो आपकी प्रिपरेशन में को बूस्ट करे, जो आपकी प्रिपरेशन को रीइंफोर्स करे। आगे बात क्लियर, ठीक है। नॉट ऑल फॉर्म्स ऑफ मोटिवेशन हैव एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन लर्निंग एंड परफॉर्मेंस। ये बात कर ली है कि हर मोटिवेशन हर बंदे के लिए अलग अलग होती है, बात हमने कर ली है। एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कर ली, इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात कर ली, ठीक है। सम लर्नर्स विद हाई लेवल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन, जिसके अंदर से कुछ करने की चाह होती है, becomes as absorbed in and focused on an activity that they lose track of time, completely ignore the other tasks, and a phenomenon known as flow। means काफी सारे बच्चे जो इंट्रिंसिक मोटिवेटेड होते हैं, आप में से काफी सारे लोगों ने ये जरूर ध्यान दिया हो कि यार हम सुबह पढ़ने बैठे और पता ही नहीं चला कब शाम होगी, ठीक है। मीन्स आप इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड हो, आपको समय का पता, आपको टाइम का पता नहीं लग रहा है ना। इसे कहते हैं, दिस फिनोमिना इज नोन एज फ्लो। इसे कहते हैं फ्लो, मींस भाई फ्लो बन गया था हमारा, तो हम तो पढ़ते चले गए, सुबह उठे थे, अब शाम होगी, अब बाहर घूमने जाएंगे थोड़ा सा, समझ रहे हो, ये चीज होगी, क्लियर होगी बात। अब देखो आप ये बताओ मोटिवेशन जरूरी है कि नहीं है स्टूडेंट के लिए, पता लग गया क्यों जरूरी है, पता लग गया, ठीक है। अब दिक्कत क्या आती है ना, दिक्कत ये आती है कि जो पेरेंट्स है ना वो ज्यादा फोकस ना बच्चों का मार्क्स पे डाल देते हैं, और ये मार्क्स भी ना एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है, जो ग्रेड्स होते हैं ना ये भी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होती है। तो जिसकी वजह से ना बच्चों का ध्यान इंट्रिंसिक मोटिवेशन, बचपन से इंट्रिंसिक मोटिवेशन ना होके एक्सट्रिंसिक पे हो जाता है, जिसकी वजह से वो पूरी जिंदगी अपना ध्यान सिर्फ मार्क्स 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 पे देने लग जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये दिक्कत आती है। आप में से कितनों को बचपन में आर्ट्स में इंटरेस्ट था या फिर ड्राइंग में इंटरेस्ट था, आप में से कितने लोगों को राइटिंग कैलीग्राफी राइटिंग में इंटरेस्ट था, आप में से कितने लोगों को क्या बोलते हैं नोवेल रीडिंग में इंटरेस्ट था, बट आप में से कितनों का इंटरेस्ट वो मर चुका है अभी, है ना। आप में से काफी लोगों का अभी भी होगा, बट इतने लोगों का मर चुका है वो। और ये आपके साथ नहीं, ये इंडिया के हर बच्चे का प्रॉब्लम है, समझ रहे हो। क्यों, क्योंकि मेन फोकस एक्सट्रीम मींस ग्रेड, नंबर लाओ, तो बच्चा भी उस नंबर लाने में फंस जाता है, जिसकी वजह से जो उसके अंदर की मन के अंदर चाह होती है वो भूल जाता है। सिंपल बात ये लिखी हुई है, ठीक है। इन एडिशन स्टूडेंट्स में ग्रो इंक्रीजिंगली इम्पेशेंट विद ओवरली स्ट्रक्चर्ड रेपिटेटिव एंड बोरिंग एक्टिविटीज दैट दे आर ऑफन एनकाउंटर एट स्कूल। तो एक तो स्कूल का काम क्या हुआ कि स्कूल की एक्टिविटी क्या होनी चाहिए, एक तो इंट्रिंसिकली बच्चे को मोटिवेट करनी चाहिए, ठीक है। दूसरा उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। तीसरा उसको बोर नहीं एंगेजिंग एक्टिविटी होनी चाहिए। क्लियर होगी बात, ये हमने पढ़ लिया सारा, ये आपके कोई भी काम की चीज नहीं है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आ जाओ मैच्योरेशन। आप थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि आपको एक बेसिक बेस बनाना था, वो बन चुका है। उसके बाद देखो मैच्योरेशन फॉर रेडीनेस टू लर्न। रेडीनेस टू लर्न मींस पढ़ने के लिए, समझने के लिए तैयार होना। अगर फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा 3 साल का है, अब वो बोल ही नहीं पा रहा, तो आप उसको क्या लिखवा लोगे, क्या उससे आप लिखवा लोगे, या फिर उसकी अभी इतनी डेवलपमेंट हुई नहीं है कि वो बोल पाए, क्या उससे आप बुलवा लोगे, नहीं बुलवा पाओगे। तो यही चीज लिखी हुई है कि बच्चे को जब तक बच्चा रेडी ना हो उस चीज के लिए आप कुछ करवा नहीं सकते, ठीक है। तो बच्चा इनफ रेडी होना चाहिए उस चीज को करने के लिए, तभी आप उस बच्चे से वो काम करवा पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी आप है, अगर आपसे मैं बोल दूं चलो भाई यूपीएससी की तरह तैयारी करो, आज से केवीएस छोड़ दो, क्या मैं करवा पाऊंगा?
मैं आपको यूपीएससी के लिए कितना ही मोटिवेट कर दूं, आप नहीं करोगे। आपको पता है कि इस एग्जाम में केवीएस की तैयारी करूंगा, बाद में देख लूंगा, समझ रहे हो। तो जब तक आप रेडी ही नहीं होगे तब तक आपसे कोई काम नहीं करवा सकता। ये लिख रखा है मैच्योरेशन फॉर रेडीनेस टू लर्न। क्लियर है बात। सिंपल सिंपल चीजें, यहाँ पे कोई भी काम की नहीं है इसमें। मैंने बेसिकली एक पढ़ने के लिए मार्क कर रखी थी, समझ आ गई। बस इसमें अब स्कूल का क्या काम है, स्कूल का काम है ऐसी एक्टिविटीज प्रोवाइड करना, उससे पहले एक छोटा मोटा इंट्रोडक्शन प्रोवाइड करना, ताकि बच्चा रेडी हो जाए उस काम को, उस एक्टिविटी को सीखने के लिए, उस टॉपिक को सीखने के लिए। और वो एक्टिविटी एंगेजिंग होनी चाहिए, बच्चे का इंट्रोडक्शन में ही जो इंटरेस्ट है वो डेवलप हो जाना चाहिए, ताकि बच्चा अच्छे तरीके से रेडी हो जाए उस चीज को सीखने के लिए। ठीक है, बात क्लियर। ठीक है, अब देखो एक बार ये पॉइंट देख लो, इट एनेबल्स देम टू डिसाइड व्हाट टू टीच, हाउ टू टीच, व्हेन टू टीच। मीन जब हमें डेवलपमेंट के बारे में पता लगता है ना, बच्चे के बारे में, है ना, सीखते हो सीडीपी सीखते हो, तो उसमें हमें पता लग जाता है कि हमें क्या सिखाना है, हाउ टू टीच क्या सिखाना है, और व्हेन टू टीच एंड व्हाट टू टीच, ये सारी चीजें पता लग जाती है। ठीक है, सिमिलरली इफ टीनेजर्स, अगर अब किसी को, अब किसी ने टीचर ने सीडीपी नहीं पढ़ी और वो सीधा क्लास को पढ़ाना पहुंच गया, अब उसको पता, उसको ये तो नहीं पता टीनेजर को मूड स्विंग आएंगे, वो चिड़चिड़ा हो जाएगा इस टाइम पे। अब वो क्या करेगा, वो कुछ बच्चा उल्टी सीधी हरकत करेगा, वो टेक देगा उसके, समझ रहे हो, वो गलत बात हो जाएगी ना। तो टीचर को पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस टाइम में बच्चों के मूड स्विंग्स होते हैं, तो ये नॉर्मल चीज है, समझ रहे हो। उसके बाद आ जाओ इमोशंस। इमोशंस क्या है, इमोशंस हमारी लाइफ में बहुत ही अहम रोल प्ले करते हैं। इमोशंस, हम इमोशंस के लिए ही जीते हैं। अगर आप अभी आप जॉब पाना चाह रहे हो तो उसका एंड रिजल्ट क्या है, उसका एंड रिजल्ट है इमोशन, एक खुशी। वो खुशी पाने के लिए, वो खुशी पाने के लिए आप क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो इतनी ज्यादा, समझ रहे हो। और वो खुशी ना क्षणिक होगी, मीन्स वो पल भर की होगी, वो ये नहीं होगी कि भाई पूरी जिंदगी चलते रहो। अगर अगर एक खुशी पूरी जिंदगी चलती रही ना, तो इंसान तो काम करना ही बंद कर देगा। 10th क्लास में आपके, फॉर एग्जाम्पल, आप में से किसी के अच्छे नंबर आए, आप खुश हुए होगे, हाँ वो खुशी रहेगी 1-2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, मैक्सिमम हफ्ता रही होगी, उसके बाद तो नहीं रही। उसके बाद तो ये लगा ना यार आगे क्या करें, है ना। तो हम इमोशंस के लिए जीते हैं, ठीक है। ये इमोशंस बेसिकली एक रस है जिंदगी का, जो हमें इस लाइफ को एंजॉय करने में मदद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कभी कभी हंसते हो, कभी दोस्तों मिलके सही कुछ अच्छे काम, मतलब जो भी सुथरे काम करते हैं दोस्त, है ना, वो करते हैं, तो उसमें खुशी मिलती है, एक हंसी आती है, हंसी हंसी भरा माहौल। अब वही हंसी भरा माहौल रहने लग जाए हर जगह, तो क्या वो उस हंसी की वैल्यू रहेगी, नहीं रहेगी ना। तो यही चीज लिखी है कि इमोशंस हमारी लाइफ को कलरफुल बनाते हैं। इमोशंस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे बिहेवियर में, बिहेवियर को डायरेक्शन देने में, ठीक है। देखो, इमोशंस आर feelings that color our lives and allow us to experience all the joys and sorrows of life, ठीक है। The development of emotion in human beings is largely influenced by the process of maturation and learning, कि जो डेवलपमेंट ऑफ, जो इमोशंस की डेवलपमेंट है ना, वो किससे इन्फ्लुएंस होती है, मैच्योरेशन से और लर्निंग से। मैच्योरेशन से और लर्निंग से हमारी इमोशंस की डेवलपमेंट होती है। क्लियर है बात। Thus, it can be said that both emotions and learning occur in the brain. देखो, इमोशंस भी हमारे ब्रेन से ही आते हैं, सीधी बात है। जैसे हम बोलते हैं ना भाई, दिल से खुशी भी, दिल में खुशी नहीं होती, वो दिमाग की खुशी होती है, दिमाग की खुशी होती है, ठीक है। दिल नाम की चीज नहीं होती, दिल तो बस रखता है, दिल के अंदर ना कोई फीलिंग्स होती है ना कुछ। हाँ, वो एक जो दिल बना रखा है ना, दिल, मेरा दिल धड़कता है, बट दिल में प्यार उमड़ा, मीन समझ रहे हो, वो ये वाला दिल नहीं है, वो दिमाग का एक इमोशनल हिस्सा है, दिमाग का ही एक इमोशनल हिस्सा है, समझ रहे हो। जैसे कभी कभी बोलते हैं भाई दिल की सुनी, दिल की मीन्स बेसिकली दिमाग का एक इमोशनल हिस्सा, मीन्स आपने अपने इमोशंस की सुनी, समझ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका कोई पेपर है, कोई भी आपका इंपॉर्टेंट पेपर है, केवीएस का नाम नहीं लूंगा क्योंकि ऐसा ना हो ना जाए किसी के साथ, ठीक है। अब किसी का रोड पे या फिर किसी भी जानवर का रोड पे बाई चांस वो घायल हो गया, किसी ने ठोकर मार दी उसको, वो घायल हो गया। अब आपका दिमाग क्या कहेगा, भाई एग्जाम है, पेपर दे। दिल क्या कहेगा, नहीं यार, इंसानियत के नाते मुझे इसकी हेल्प करनी चाहिए, ऐसे एग्जाम तो अगले साल भी आ जाएगा या फिर अगले 6 महीने में आ जाएगा, बट मुझे अपने दिल की सुनी। तो वो अपने इस दिल की नहीं सुनी, वो आपने जो आपका इमोशनल एक हिस्सा है ना दिमाग, आपने उसकी सुनी है।
समझ रहे हो बात, आगे बात क्लियर? ठीक है, तो इमोशंस और लर्निंग दोनों ब्रेन में होती है। ठीक है, आवर लर्निंग इन्फ्लुएंसेस आर थिंकिंग, इन्फ्लुएंसेस आर फीलिंग्स एंड फर्दर इन्फ्लुएंसेस हाउ वी थिंक। कि लर्निंग किस लिए? स्किल्स नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, उसके लिए क्या चाहिए? थिंकिंग चाहिए, कुछ सीखने के लिए थिंकिंग चाहिए, और थिंकिंग से ही हम हमारी फीलिंग्स जागरूक होती हैं, हमारी अलग अलग जो भी हम सोचते हैं वो सारी जागरूक होती है। ठीक है, इन कंक्लूजन वी कैन इन्फर दैट द कनेक्शन बिटवीन इमोशन एंड लर्निंग आर बाय डायरेक्शनल कॉम्प्लेक्स। कि जो लर्निंग और इमोशंस का जो कनेक्शन है वो बाय डायरेक्शनल है, मीन्स दोनों एक साथ चल सकते हैं। दोनों एक साथ क्या पता चलते भी हों, चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। तो जो लर्निंग और इमोशन का जो रिलेशनशिप है ना वो बाय डायरेक्शनल है, मीन्स दोनों एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपके लाइफ में इमोशंस ही ना हुए और सिर्फ पढ़ते जाओगे, अगर आप अभी आप पढ़ते जा रहे हो, समझ लिया, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, पढ़ते जा रहे हो, ठीक है, केबीसी एग्जाम भी पार कर लिया, अब आप वो उस टाइम सोचो जब आपके अंदर सेंस ऑफ इमोशन ही ना हो। आप सोच के देखो, जिस रिजल्ट आया है आपके अंदर ना खुशी हो, ना आपके अंदर दुख हो, ना आपके आंसू आए, आपके अंदर कोई भी फीलिंग नहीं है, तो क्या वो लर्निंग मैटर करेगी? क्या वो लर्निंग मैटर करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। आप ये सारी चीजें कर क्यों रहे हैं? आप जॉब के लिए भटक क्यों रहे हैं? मतलब जॉब के लिए प्रिपेयर क्यों कर रहे हैं? क्यों? एक एट द एंड आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मिल पाए कि हाँ मेरी फैमिली खुश हुई, मैं खुश हुआ। समझ रहे हो? इस चीज के लिए सिर्फ एक स्माइल की बात होती है, और किसी भी ना ये पैसे की बात है, ना ये अच्छे लिविंग की बात है, किसी भी चीज की बात नहीं है। एक योगी भी खुश रहता है, ना उसके पास पैसा, ना पैसे वाली बात तो है ही नहीं। समझ रहे हो? बस एक स्माइल की बात है। एक एट द एंड जब आप कुछ चीज जब आप कुछ सीख रहे हो, जब आप कुछ लर्निंग कर रहे हो, एट द एंड उसका अगर आपको फल मिले, जब आपके जो चेहरे पर स्माइल हो, जब आपको खुशी हो, उस चीज की बात है बस। ठीक है, क्लियर होगी बात? चलो, अब लर्नर के लिए बेसिस में क्या है कि अगर लर्नर के जो इमोशंस हैं वो पॉजिटिव होंगे तो लर्निंग भी पॉजिटिव होगी। अगर लर्नर के इमोशंस नेगेटिव होंगे तो जो लर्निंग है वो भी नेगेटिव होगी। आप में से हम देखते हैं यूट्यूब पे काफी सारे बच्चे, काफी मतलब आप तो सारे अच्छे बच्चे हो, ठीक है, मतलब काफी सारे ऐसे बंदे होते हैं यूट्यूब पे जो नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, है ना, जिनके नेगेटिव इमोशन, ऐसे बच्चे बहुत ही, क्या बताऊं, उनपे उनको जैसे अगर आपको नेगेटिव कमेंट करते देखे हो ना, उनको कभी भी उल्टा मत बोलो। आप उनको उन पे दया करो, हाँ भाई यार कोई दिक्कत नहीं है, तेरे में कुछ शायद तेरे को कोई प्रॉब्लम होगी, उसको कुछ भी उल्टा मत बोलो, उसको एक हैप्पी रिप्लाई दो। क्लियर होगी बात? ठीक है, ताकि उसमें अगर आप नेगेटिव चीज को नेगेटिव रिप्लाई दोगे ना तो वो और नेगेटिव, वो मत समझना नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगी, वो नहीं। नेगेटिव चीज को नेगेटिव रिप्लाई दोगे तो वो और उल्टा आपके चढ़ेगा। नेगेटिव चीज को पॉजिटिव रिप्लाई दोगे तो वो नेगेटिव कुछ ना कुछ पॉजिटिव में कन्वर्ट होगी। समझ रहे हो? ठीक है, तो पॉजिटिव इमोशंस बच्चे के पॉजिटिव लर्निंग लाएंगे और नेगेटिव इमोशंस बच्चे की नेगेटिव लर्निंग लाएंगे। क्लियर होगी बात? चलो, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट क्या है? इंटरेस्ट मीन्स आपका किसी पर्टिकुलर चीज के लिए इंटरेस्ट। फॉर एग्जाम्पल आप में से काफी सारे जैसे जो केबीसी सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ईवीएस और पेडागोजी और कंप्यूटर, रीजनिंग और जीके, आप में से काफी लोगों का इंटरेस्ट किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होगा, या फिर पढ़ाई को ना लेके भी किसी ना किसी पर्टिकुलर फील्ड में होगा बिल्कुल। क्या पता आपका इंटरेस्ट भाई खेलने में हो, क्या आपका इंटरेस्ट टेलरिंग में हो, क्या पता आपका इंटरेस्ट पेपर वर्क में कुछ हो। समझ रहे हो? तो ये चीजें, तो इंटरेस्ट भी बहुत जरूरी है। अगर आपको पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा तो क्या वो लर्निंग इफेक्टिव हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? बताओ, नहीं हो पाएगी, बिल्कुल सीधी बात है। तो इंटरेस्ट बहुत जरूरी है। ठीक है, इंटरेस्ट आर रियली एक्चुअली डीप रूटेड कंस्ट्रक्ट्स एंड डिटरमाइंड बाय द नीड स्ट्रक्चर ऑफ एन इंडिविजुअल। देखो इसमें एग्जांपल लिया हुआ, देखो एक इंडिविजुअल है जिसको एक स्ट्रॉन्ग सोशल नीड्स है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग मतलब उसको एक सोसाइटी में एक अच्छा मेंबर बन के रहना है। ठीक है, अब उसको अपने जो एक्टिविटीज है वो कैसी करनी पड़ेंगी भाई? औरों से मिलजुल के चलना पड़ेगा, औरों से अच्छे रिलेशनशिप बनाने पड़ेंगे। ठीक है, औरों से अच्छा कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बच्चों औरों के साथ अच्छी एक मीटिंग करनी पड़ेगी ताकि उनके कम्युनिकेशन अच्छे बन जाए। ठीक है, अब देखो एन इंटरेस्ट में बी डिफाइंड एज अ लर्नड और एक्वायर्ड मोटिव। मीन्स इंटरेस्ट वो चीज है जो हम खुद से करते हैं, जो हम सीखते हैं। मीन्स इंटरेस्ट कैन बी लर्नड, इंटरेस्ट को सीखा जा सकता है।
समझ रहे हो? इंटरेस्ट कैन बी एक्वायर्ड, ग्रहण किया जा सकता है। अगर आपके पास कोई इंटरेस्ट नहीं ना, तो आप इंटरेस्ट जगा सकते हो उस चीज में, समझ रहे हो? और वो कैसे आएगा? आपकी नीड के अकॉर्डिंग। अगर आपकी नीड है ना, तो वो इंटरेस्ट जाग जाएगा आपके अंदर, समझ रहे हो? फ्रॉम सम इनहेरेंट, देखो, एन इंटरेस्ट में बी डिफाइंड एज अ लर्नड और एक्वायर्ड मोटिव स्टेमिंग फ्रॉम सम इनहेरेंट नीड, कोई आपके अंदर की नीड ऑफ एन इंडिविजुअल विच ड्राइव हिम और हर, मींस आपको या किसी को, टू एक्ट इन अ वे दैट विल सस्टेन और सेटिस्फाई हिज और हर नीड स्ट्रक्चर। मीन जो आपके अंदर से नीड आई है ना, जो आपके अंदर से नीड आई है, वो इंटरेस्ट आपका जगा सकती है, ठीक है, जगा सकती है, बात क्लियर है, ठीक है। और वो इंटरेस्ट किसके अकॉर्डिंग होगा? कि जो आपके अंदर नीड है उसको पूरी करने के लिए जो इंटरेस्ट जागा ना, जो इंटरेस्ट जागा वो किस लिए जागेगा? जो आपकी नीड है अंदर की, उसको पूरी करने के लिए, ठीक है, होगी बात क्लियर? तो इंटरेस्ट को आप लर्न, मींस इंटरेस्ट को आप सीख सकते हो, इंटरेस्ट कैसे जगाया जाता है, क्लियर होगी बात? ठीक है, ये किसी काम का नहीं है, आ जाओ। देखो, अब इंटरेस्ट कैसे, अब इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, तो क्या इंटरेस्ट में भी डिफरेंस होंगे हर बंदे के, हर, चाहे वो बूढ़ा हो, चाहे वो बिल्कुल जवान हो, चाहे वो 10 साल का, चाहे 5 साल का, 6 साल का, 8 साल का, 9 साल का, 12 साल का, 25 साल का, 50 साल का, 60 साल का, 80 साल का, ठीक है। सब में अलग अलग इंटरेस्ट होगा, अलग अलग एज के हिसाब से। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपकी जॉब लगने के बाद लाइफ सेट है, नहीं सेट है, नहीं सेट है, उसके बाद आपके अंदर और कुछ करने की खुजली होगी, और कुछ करने की ड्राइव, नीड आएगा, किसी कुछ भी काम करने का, नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी, ठीक है। तो इसका सबसे बेस्ट, अपना कहीं भी चल जाओ, अब क्या बताओ, आप अंबानी को आगे काम करने की जरूरत है? नहीं जरूरत है। वो तो उसके अगले 100 साल की आने वाली पीढ़ियां भी मस्त खा सकती है बैठ के, और उस चीज का इंटरेस्ट भी ले, तो समझ रहे हो? बट वो जो परसीट है ना, परसीट मीन्स सक्सेस के पीछे भागना, वो कभी खत्म ही नहीं होगा, समझ रहे हो? तो यही तो गोल चक्कर है लाइफ का, यही तो गोल चक्कर है, समझ रहे हो? कि इंसान हमेशा भागता रहता है, हम अपनी चीज का तो कभी खुश नहीं रहेगा। जो आपके इंसान के पास चीज है ना, उसके साथ कभी भी इंसान खुश नहीं रहेगा, क्लियर है? जब भी तो आप ये पढ़ रहे हो ना, तो क्या बोलते हैं, अगर कोई भी साधु हो, साधु ले लो, क्या उसको कोई जरूरत है किसी चीज की? नहीं जरूरत है ना, ना वो किसी चीज की भागता। सबसे सुखी इंसान वही होता है। हमारे में तो टेंशन होती है कि आगे क्या करें, आगे क्या करें, उसके बाद हाँ भाई केबीसी एग्जाम भी हो गया, इंटरव्यू आ गया, इंटरव्यू की टेंशन, इंटरव्यू हो गया, सिलेक्शन भी हो गया, उसके बाद सेंटर कौन सा मिला, सेंटर की टेंशन, उसके बाद सेंटर भी मिल गया, उसके बाद हाँ भाई आगे क्या करें, और ये भी मिल गया, और आगे करें, ये हमेशा चलता रहेगा, ठीक है। तो इंटरेस्ट आपको डेवलप करना है अलग अलग चीज में, ठीक है। इंटरेस्ट हर बंदे का अलग अलग होगा, बेस्ड ऑन हिज सोशल, इमोशनल, उसके इकोनॉमिक फैक्टर्स, उसके बेसिस पे उसकी हर चीज, उसका इंटरेस्ट अलग अलग होगा, ठीक है। एज वेरिएशन आर ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है, हमने बात कर ली है। अब आ जाओ एटीट्यूड्स। एटीट्यूड्स, एटीट्यूड क्या होता है? एटीट्यूड होता है बेसिकली आपका किसी चीज के प्रति नजरिया, किसी चीज के प्रति नजरिया। फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथ अच्छा लगता है और आपको इंग्लिश बेकार लगती है, तो आपका इसका, इसको मैं बोल सकता हूं कि यू हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स मैथमेटिक्स, बट हैव अ नेगेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स क्या? इंग्लिश। मीन्स आपका मैथमेटिक्स के टूवर्ड तो एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, मीन्स आपका नजरिया, आपका लाइकिंग है, ठीक है, आपकी लाइकिंग है मैथ्स के लिए, तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है उसकी तरफ, ठीक है। बट इंग्लिश के लिए नेगेटिव है, समझ रहे हो? तो वी हैव मेनी लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बिलीव्स एंड ओपिनियंस विच प्रीडिस्पोज, मीन्स प्रीडिस्पोज का मतलब क्या बताया था मैंने? संवेदनशील, ठीक है, संवेदनशील है अस टू बिहेव इन अ सर्टेन वे, ठीक है भाई, हमें बताती हैं कि जो हमारा लाइकिंग है, जो हमारे बिलीव्स ओपिनियन है, यही तो हमें जीने का तरीका सिखाती हैं, यही तो हमें जीने का तरीका सिखाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये पहनी हुई है, ठीक है, अगर ये मेरे को लाइकिंग है, मीन्स अगर मुझे पसंद है, तभी तो मैंने पहनी हुई है। अगर मेरे को ना पसंद होगी तो क्या मैं पहनूंगा? नहीं पहनूंगा, समझ रहे हो? तो ये चीज है। उसके बाद एटीट्यूड्स आर बोर्न आउट, एटीट्यूड्स कैसे बनते हैं? ऑफ द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यूजुअली हैव अ नॉलेज एंड अ फीलिंग कंपोनेंट। एटीट्यूड बनेगा कैसे? अगर आपको कोई चीज पसंद ना पसंद, उसके बारे में जानकारी, उसके बारे में कोई बिलीफ, उसके बारे में आपका कोई नजरिया, वो कैसे बनेगा? जब आप सोशलाइज करोगे, जब आपके सोशलाइज, जब आपके आसपास के एनवायरनमेंट देखोगे, कुछ सीखोगे, तभी तो करोगे, तभी तो करोगे। आगे बात समझ। चलो देखो, एग्जाम्पल देता हूँ, एग्जाम्पल देता हूँ। अब जैसे सुअर मान लिए,
जैसे मतलब एक एग्जाम्पल ही है, वो मत मानना, कोई सुअर है। अब सुअर कहाँ रहते हैं, जो पिग होते हैं वो गंदगी में रहते हैं, ठीक है। अब उनके लिए तो वो पॉजिटिव चीज है, उनको तो मजा आता है, वो तो खूब लौटते हैं पोड़ते हैं उसी के अंदर, ठीक है। बट आप उनका एटीट्यूड तो पॉजिटिव टुवर्ड्स कीचड़, टुवर्ड्स गंदगी, बट आपका एटीट्यूड क्या टुवर्ड्स कीचड़, टुवर्ड्स गंदगी पॉजिटिव है? नहीं है। और ये चीज आपने सीखी कैसे? आपकी सोशलाइजेशन से, आपके एनवायरनमेंट से, समझ रहे हो। अगर मैं आपको बोलूं पिंक, आपको क्या दिखेगा? आपको लड़के की इमेज बनेगी, लड़के की इमेज बनेगी। अगर मैं बोलूं पिंक, आपके दिमाग में किसकी इमेज बनी? लड़के की लड़की की, बॉय की गर्ल की बनी होगी, पक्का गर्ल की बनी होगी, ठीक है। आपके अंदर इमेज बनी गर्ल की, बट ऐसा क्यों? ऐसा कहीं डिसाइडेड तो नहीं है कि पिंक हमेशा गर्ल ही पहने, समझ रहे हो। तो ये किस लिए, जो आपका एटीट्यूड बना है टुवर्ड्स पिंक, ये कैसे बना है? थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन। आपको सोसाइटी ने बताया कि बेटा ये पिंक कलर लड़की हुआ होता है, जबकि ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। तो एटीट्यूड्स, आपके आइडियोलॉजीज, स्टीरियोटाइप्स, ये सारी की सारी चीजें छोटी मोटी इंटर रिलेशन में होती है, ठीक है। और जो हमारा एटीट्यूड है कैसा? पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। पॉजिटिव कैसे? कोई चीज आपको पसंद है, किसी चीज के रिगार्डिंग आपका बिलीफ स्ट्रांग है, तो पॉजिटिव एटीट्यूड होगा आपका, ठीक है। कोई चीज आपको पसंद नहीं है, नेगेटिव एटीट्यूड होगा। और जिस चीज से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो होगा न्यूट्रल एटीट्यूड, समझ रहे हो ये चीज। चलो, जैसे वो पुनीत है, पुनीत आपने देखा हुआ इंस्टाग्राम पे, जैसे अभी तो मत चलना, अभी मत देखना, अगर किसी को आपको रिलेट कर पाओ तो वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई अगर मेरी बहन का बर्थडे है या फिर अगर मैरी क्रिसमस है तो मैं क्या करूं, मुझे क्या मिल रहा है इसमें, मेरा क्या फायदा, मतलब एक बेसिकली मीम टाइप बनाता है वो, ठीक है। तो उसका मतलब क्या, वो न्यूट्रल है उस टाइप में, उसका एटीट्यूड न्यूट्रल है, मींस भाई करते रहो कुछ, मुझे कोई मतलब ही नहीं है, समझ रहे हो। अभी केवी से एग्जाम है, आपका टूवर्ड्स इसका एटीट्यूड पॉजिटिव है। अगर यूपीएससी एग्जाम कैंसिल होता है तो क्या आपको कोई उससे फर्क पड़ेगा? क्या कोई फर्क पड़ेगा अगर यूपीएससी एग्जाम कैंसिल होता है? नहीं पड़ेगा। आपका यूपीएससी के टुवर्ड्स न्यूट्रल एटीट्यूड है, मींस आपको कोई मतलब ही नहीं पड़ रहा उससे, ठीक है, बात क्लियर। वाई द डायरेक्शन ऑफ आवर एटीट्यूड इज इंपॉर्टेंट, कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट इन्फ्लुएंसेस व्हाट वी लर्न विलिंगली एंड विद इंथुसियाज्म, व्हाट वी विल बी अनविलिंग टू लर्न एंड टू, और सिंपली वर्ड, कि हमारा जो नजरिया, हमारा जो एटीट्यूड है ना, वो भी इंपॉर्टेंट है। पॉजिटिव होना चाहिए हमारा एटीट्यूड हमेशा, हमारा एटीट्यूड नेगेटिव नहीं होना चाहिए किसी भी चीज के रिगार्डिंग, ठीक है। अब देखो, प्रीजुडिस, स्टीरियोटाइप। प्रीजुडिस है अंधविश्वास होता है, और स्टीरियोटाइप होता है, स्टीरियोटाइप का यार हिंदी का मतलब देख लेना क्या होता है, शायद रूढ़िवाद, रूढ़ ऐसा कुछ है ना, रूढ़वादी, हाँ ये चीजें। तो अब ये सारी चीजें क्लोज रिलेटेड हैं, मींस एटीट्यूड, प्रीजुडिस और स्टीरियोटाइप, ये ना क्लोज रिलेटेड है, ठीक है। प्रीजुडिस क्या है? प्रीजुडिस मे बी अंडरस्टूड एज अ नेगेटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स एन ऑब्जेक्ट और एन इवेंट। अंधविश्वास कैसा? कि भाई अगर काली बिल्ली रास्ता काट गई तो क्या, एक के तो पत्थर मार दो, है ना, या फिर और कुछ, एक अंधविश्वास टाइप का, ठीक है। ये होगा प्रीजुडिस। स्टीरियोटाइप क्या होगा? स्टीरियोटाइप पिंक समझती, पिंक, पिंक बोला क्या याद आया? लड़की दिमाग में आई ना, और ब्लू बोलते क्या दिमाग में? लड़का याद आया। पर ऐसा क्यों नहीं, पिंक बोला दोनों दिमाग में, ब्लू बोला दोनों दिमाग में, ऐसा नहीं आया ना, नहीं आया ना ऐसा, ठीक है। तो ये होगा स्टीरियोटाइप, रूढ़िवादी, ठीक है। तो जो बोथ प्रेजुडिस एंड स्टीरियोटाइप आर लर्नड एटीट्यूड्स हैं जो हमें हमारी सोसाइटी सिखाती है, रिजल्टिंग फ्रॉम कल्चरल कंडीशन, जो हमारा कल्चर सिखाता है। क्लियर होगी बात। तो एटीट्यूड्स, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, दोनों तीनों चीजें क्लोजली इंटररिलेटेड हैं, ठीक है। They assume specific significance in learning since they greatly influence the direction, intensity, seriousness, and commitment with one's learner or engaging in activity. It is very difficult to unlearn prejudice and stereotype. और क्या लिखा हुआ है लास्ट में कि it is very difficult, कि अंधविश्वास को भुला पाना और स्टीरियोटाइप को भुला पाना बहुत ही मुश्किल है। आपको पता है कि बिल्ली रास्ता काट, काली बिल्ली रास्ता काट गई, कुछ नहीं होगा, आपको पता है कुछ नहीं होगा, बट आपके दिमाग में रहेगा यार चला जाऊं तो कुछ हो जाए, तो आपको पता कुछ नहीं होगा, बट एक इसको यही लिखा हुआ है कि प्रीजुडिस को, अंधविश्वास को और
जो रूढ़िवादी भावना है इनको भुलाना बहुत मुश्किल होता है। क्लियर हो गया। सेल्फ कंसेप्ट आ जाओ। सेल्फ कंसेप्ट जैसे नाम सजेस्ट कर रहा है, सेल्फ कंसेप्ट, खुद के बारे में कंसेप्ट पता, मतलब खुद के बारे में, खुद के बारे में आपको पता होना, उसे कहते हैं सेल्फ कंसेप्ट। आपको अपने कैपेबिलिटीज के बारे में, अपनी एबिलिटीज के बारे में, अपनी स्किल्स के बारे में, अपनी वीकनेस के बारे में, अपनी पॉजिटिव पॉइंट्स ऑफ बिहेवियर, अपने एटीट्यूड्स के बारे में, हर चीज के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि आप औरों के सामने कैसे दिखते हो। ठीक है, आपका एटीट्यूड पॉजिटिव रहता है कि नेगेटिव रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको फोकस करनी चाहिए इन सब चीजों पे, तभी आप सेल्फ कंसेप्ट सीख पाओगे। आगे बात समझ में। अब सेल्फ कंसेप्ट एक ब्रॉडर टर्म है, सेल्फ कंसेप्ट एक बड़ी टर्म है, इसके अंदर 3 टर्म और नीचे आती हैं। सिंपल पूछ लेगा सेल्फ कंसेप्ट के अंदर और कौन कौन सी चीजें आती हैं। पहला सेल्फ इमेज, दूसरा सेल्फ एस्टीम, तीसरा सेल्फ एफिकेसी। होगी बात क्लियर। सेल्फ इमेज पता लग गया। सेल्फ इमेज क्या? खुद के बारे में, खुद के बारे में आप क्या सोचते हो। आपका कोई दोस्त है राहुल, आपका कोई दोस्त है रानी, आप उनके बारे में आपको पता क्या सोचते हो, सबको पता है। ठीक है, मतलब ऐसे कोई सोचने नहीं बैठे यार, हाँ मैं राहुल के बारे में क्या सोचता हूँ या सोचती हूँ, हाँ वो अलग दिल वाला किस है वो अलग बात है, बट ऐसे आपने कभी किसी दोस्त के बारे में सोचने नहीं बैठे। ठीक है, बट आपके अंदर एक फॉर्मेशन है, उसकी पर्सनैलिटी क्या है, उसकी इमेज क्या है कि हाँ भाई बंदा बढ़िया है, कभी बुलाऊंगा काम आ जाएगा, कभी भी जरूरत पड़ेगी आ जाएगा। ठीक है, अब ये होगी दूसरे के बारे में इमेज। अब सेल्फ इमेज कैसी? खुद के बारे में कि भाई मेरी पर्सनैलिटी क्या है, मेरे स्ट्रेंथ क्या है, मेरी कैपेबिलिटीज क्या है, मेरी इंटरेस्ट क्या है, मेरी हॉबीज क्या है, वो खुद के बारे में पता होना, ये होगा सेल्फ इमेज। होगी बात क्लियर। देखो सेल्फ इमेज रेफर्स टू वंस ओन परसेप्शन, मींस खुद के बारे में खुद का नजरिया, व्हाट आर द स्ट्रेंथ्स, कैपेबिलिटीज एंड व्हाट आर वंस वीकनेस और लिमिटेशंस, खुद के बारे में सारी चीजें। ठीक है, अब देखो ये सारी चीजें आपको पता लग गया। सेल्फ इमेज में क्या आ जाएगा कि भाई मैं सेल्फ इमेज में क्या आ जाएगा, खुद के बारे में वीकनेस। वीकनेस क्या? फॉर एग्जाम्पल कि भाई मैं इंग्लिश में अच्छी नहीं हूँ, तो ये आपको मतलब कि खुद के बारे में पता है। ठीक है, और इस तीनों टर्म ना, ये तीनों टर्म ये सारी ऑलमोस्ट सेम सी है, बस थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है इसमें। ठीक है, अब आ जाओ सेल्फ एस्टीम। सेल्फ एस्टीम क्या होता है? आत्मविश्वास। सेल्फ एस्टीम होता है आत्मविश्वास या आत्मसम्मान। आत्मविश्वास या आत्मसम्मान। देखो सेल्फ एस्टीम रेफर्स टू द वैल्यू अ पर्सन प्लेसेस ऑन हिमसेल्फ और हरसेल्फ, मींस खुद का सम्मान कितना करता है। इट इज द आइडियल्स वन हैज अबाउट हिज और एट्रीब्यूट्स एंड एबिलिटीज, मींस क्या आप खुद की रिस्पेक्ट करते हो, और वो कैसे करोगे? जब खुद के बारे में जानोगे। ठीक है, अब देखो काफी सारे बंदे ना, एक एग्जाम्पल के तौर पे काफी सारे बंदे आपने देखा होगा कि जब आप मार्केट में जा रहे हो उल्टे बोलते हैं। ठीक है, हाँ भाई उनमें जुबान थोड़ा बोलने का लहजा नहीं होता। ठीक है, अब उसको नहीं पता है कि मैं ऐसी चीजें बोल रहा हूँ, अब उसको हमें दिखाना पड़ेगा, उसको एक बार रिकॉर्डिंग करके दिखा, बेटा देखो तुमने ये ऐसा बोला है, क्या तुमने कभी एक्सपेक्ट किया था क्या तुम ऐसे बोलते हो? तो हमें काफी सारी चीजें पता भी होती है जो हम अनइंटेंशनली सीख जाते हैं। ठीक है, तो खुद के नजरों में भी खुद की एक मतलब एस्टीम मीन्स खुद का सम्मान होना। खुद का सम्मान मीन्स औरों का सम्मान, इसे हम बोलते हैं ना कि, और रिस्पेक्ट, दूसरों की रिस्पेक्ट करो तभी तो खुद की रिस्पेक्ट मिलेगी। तो एक बार खुद की रिस्पेक्ट भी करना स्टार्ट करो। रिस्पेक्ट कैसे मिलेगी? क्या आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो आपको पॉजिटिव लगी कि नहीं लगी, तभी खुद का सम्मान, खुद की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करोगे। समझ रहे हो? तो सेल्फ एस्टीम ये बात होगी। अब देखो दीज आइडियाज आर नॉट ओनली बेस्ड ऑन पर्सनल एक्सपीरियंस एंड सेल्फ एनालिसिस बट आर लोकेटेड विद इन द डोमेन ऑफ हाउ वंस परसीव्स वन एक्सेप्टेंस एंड रिकॉग्निशन ऑफ अदर्स। तो ये सारी चीजें सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस पे नहीं है कि कैसे आपको और लोग एक्सेप्ट करते हैं, कैसे आप लोगों को मंजूरी देते हैं, उस पर भी डिपेंड करता है। समझ रहे हो? अगर आप मान लिया इंट्रोवर्ट है आप में से कोई, अब आप खुद में तो बहुत बात करते होगे, खुद से बहुत बात करते होगे, बट आपको दूसरे लोग एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। एक्सेप्ट मीन्स आप घुल नहीं मिल पाओगे दूसरों में। समझ रहे हो? और जबकि आपकी नीड है कि घुलू मिलूं मैं, तो कैसे करोगे? कैसे करोगे कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ा के जो अपनी इंट्रोवर्ट की लाइन है उसको लांग के, तभी आपके अंदर एक सम्मान, खुद का आत्मसम्मान आएगा कि हाँ मैंने ये चीज ठानी थी, मैंने कर दिखाई, हाँ मेरे में कुछ ताकत है। समझ रहे हो? ये चीज होगी बात क्लियर। अब आ जाओ सेल्फ एफिकेसी। सेल्फ एफिकेसी क्या होता है? खुद से सवाल करना, खुद की कैपेबिलिटीज के बारे में पता होना,
कि हाँ केवीएस एग्जाम ही तो है, क्या होगा, कर दूंगा पार। 180 क्वेश्चन है, कोई तोप तो नहीं है। इस जो दिमाग भरा हुआ है इंसान के पास, उससे बड़ी चीज तो नहीं है 180 क्वेश्चन। कहीं दुनिया के बाहर का सामान तो नहीं पूछेगा। क्या होगा मैक्स टू मैक्स? मैक्स टू मैक्स होगा क्या? चाहे तो जीतूंगा, चाहे तो पास होऊंगा, या सीखूंगा। फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। फेल होने का आप में से किसी का चांस नहीं है। अगर आप में से अभी कोई पास भी नहीं हुआ, ये मत समझना आप फेल हो गए। आपकी जो ये सारी लर्निंग है ना, ये सारी जो आप लर्निंग जो भी पढ़ रहे हो, ये आपकी अगले एग्जाम्स में 110% मदद करेगी, 110% मदद करेगी आपकी, ये सारी चीज पढ़ी हुई चीजें। और फेल होने को चाह ही नहीं है यार। 180 क्वेश्चन ही तो है। 180 क्वेश्चन क्या आपके दिमाग से बड़े हैं क्या? हम्म क्या आपके दिमाग से बड़े 180 क्वेश्चन? क्या जो आपने अभी तक सीख लिया, क्या उसमें से 180 क्वेश्चन नहीं आएंगे क्या? समझ रहे हो ये चीजें? तो सेल्फ एफिकेसी है, खुद के अंदर बिलीफ होना, क्या मैं ये चीज कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, पीपल्स एक्सपेक्टेशंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी कैन डिराइव फ्रॉम डिफरेंट नंबर ऑफ सोर्स। ठीक है, डायरेक्ट आपके जो एक्सपेक्टेशन सेल्फ एफिकेसी कहाँ कहाँ से डिराइव, कहाँ कहाँ से आ सकती है? डायरेक्ट एक्सपीरियंस, इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ अदर्स, और किसी एक्सपीरियंस देख के, वट पीपल टेल देम दे आर एबल टू, जो आपको जैसे मैंने बताया कि आप सारे पास हो सकते हो। ठीक है, तो सेल्फ एफिकेसी का आपके अंदर कंसेप्ट आ गया, समझ रहे हो? तो ये सारी चीजें, और हाई डिग्री ऑफ सेल्फ एफिकेसी, शी और ही इज मोर लाइकली टू लर्न बेटर एंड अटेन डिजायर्ड आउटकम। जिसके अंदर सेल्फ एफिकेसी का ज्यादा, सेल्फ एफिकेसी की डिग्री ज्यादा होगी, उतने ही अच्छे तरीके से वो सीख पाएगा। बात क्लियर? और जिसके अंदर कम सेंस होगी सेल्फ एफिकेसी की, तो वो चीजें नहीं सीख पाएगा। ठीक है, समझ आ गई बात? ठीक है, लर्निंग स्टाइल्स देखो। अब लर्निंग स्टाइल्स हर बच्चे का अलग अलग होता है, आप लोगों को पता है। लर्निंग स्टाइल हर बच्चे का अलग अलग होता है। कोई बच्चा करके सीखता है, कोई बच्चा सुन के सीखता है, कोई बच्चा देख के सीखता है, कोई बच्चा सुन के सीखता है, कोई बच्चा सो के सीखता है। एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, मतलब आपको पता लग गया ना क्या लर्निंग स्टाइल्स क्या? करके सीखना, सुन के सीखना, देख के सीखना, बोल के सीखना, है ना, इंटरेक्ट करके सीखना, ये चाहिए लर्निंग स्टाइल्स में। ठीक है, तो लर्निंग स्टाइल्स भी अलग अलग बच्चों की होती हैं। और अब इसमें लर्निंग स्टाइल्स पता लग गया अलग चीजों की होती हैं। अब देखो, सम इंडिविजुअल टेक अ डीप, दो प्रोसेस इसमें ना काफी सारी अप्रोच बता रखी है। अब वो जरूर याद रखना, एक होते हैं डीप, दो चीज होती है, एक तो होती है डीप प्रोसेसिंग अप्रोच, डीप प्रोसेसिंग अप्रोच, दूसरी होती है सरफेस प्रोसेसिंग अप्रोच। डीप का अंदर मतलब घुस के, जब आप किसी चीज को घुस के पढ़े, घुस के मीन्स उसके अंदर मास्टरी लाने के लिए पढ़े, वो होती है डीप प्रोसेसिंग अप्रोच। मीन्स इन 3 इडियट्स जो वो था रेंचो था, वो था डीप प्रोसेसिंग अप्रोच। मीन्स वो प्रैक्टिकल करके सीखता था। अगर उसने आज चैप्टर पढ़ लिया मशीन का, तो वो अप डाउन करके दिखाएगा, वो रिलेट करेगा अप डाउन अप डाउन अप डाउन, है ना। और दूसरी सरफेस प्रोसेसिंग अप्रोच, सरफेस मीन्स ऊपर ऊपर से पढ़ेगा बस नंबर लाने के लिए। कैसे? चतुर, चतुर था ना वो, चतुर। ठीक है, उसने क्या, मशीन रेंचो तो फटाफट अपना भाई डीप मतलब पूरा डीप एनालिसिस करके अप डाउन करके दिखा रहा है। अब सरफेस में मींस ऊपर ऊपर से पढ़ लिया, चतुर अपने डेफिनेशन रट के वो सुना रहा है। ठीक है, तो फायदा किसमें? डीप प्रोसेसिंग अप्रोच में। ठीक है, बात क्लियर? अब आ जाओ, एक अलग होती है, एक फील्ड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, फील्ड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स, एक होते हैं फील्ड इंडिपेंडेंट। देखो अब इसका एग्जांपल देखो, आप में से कितनों ने वो पढ़ी है, क्या नाम था उसका, क्या था यार, नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा, नाम तो, हाँ ठीक है, जस्टाल्ट, जस्टाल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, उसमें वो पढ़ी है। ठीक है, थोड़ा आइडिया दे दिया। अब देखो, आपके सामने मैंने ये चीज बनाई है, अब जरा बताना आपको लोगों को क्या दिख रही है, आप लोगों को क्या दिख रही है? ये आपको स्क्वायर दिख रहा होगा, स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है, ये बताना, मतलब डॉट मान लो इनको। ठीक है, ये क्या दिख रहे हैं? ये आपको एक पैटर्न दिख रहा होगा कि ऐसे 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 एक पैटर्न दिख रहा है। ठीक है, तो मीन्स अगर आपको ये एज अ होल चीज दिख रही है, तो मीन्स आप फील्ड डिपेंडेंट हो। फील्ड डिपेंडेंट मीन्स आप किसी चीज को, किसी पैटर्न को एज अ होल देखते हो, एज अ उसको पूरे रूप में देखते हो। आपके दिमाग ने जो ये थी ना, ये जो स्पेस थी बीच में जो मैंने छोड़ी, आपके दिमाग ने ऑटोमेटिकली भर दी है। आपने इसको एज अ स्क्वायर समझा, और ये आपने क्या देखा, ये आपने देखा कि एक पैटर्न है,
कैसे कैसे पैटर्न है, एक ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके एक पैटर्न आपने ऐसे देखा होगा पक्का 100%। ठीक है, मीन्स आप एक पैटर्न देखते हो हमेशा, एज अ होल देखते हो। बट फील्ड इंडिपेंडेंट जो पूरे होल पे ना देखे पार्ट्स पे ध्यान दे, जो फील्ड इंडिपेंडेंट होगा ना उसको ये 4 अलग अलग लाइन दिखी होंगी, उसको स्क्वायर दिखेगा ही नहीं कभी, उसको स्क्वायर जिंदगी में नहीं दिखा होगा इसमें, जो फील्ड इंडिपेंडेंट होते हैं, समझ रहे हो। तो उसको अलग अलग 4 लाइन दिखेंगी और उसको ये कभी पैटर्न दिखेगा, उसको दिखेगा कि भाई ये ऊपर वाली 4 डॉट्स की लाइन अलग है और नीचे वाली 4 डॉट्स की लाइन अलग है, और इन 4 डॉट्स में कोई लाइन नहीं बैठाएगा, उसको पता है ये 4 डॉट सारी अलग अलग है, इनमें कोई लाइन का सिस्टम नहीं है, समझ रहे हो। तो फील्ड इंडिपेंडेंट की बात समझिए। अब उसके बाद देखो, सॉरी क्या हो गया ये, ठीक है, अब उसके बाद देखो, साइड हो जाए यार, ठीक है। अब होती है, 2 चीज पढ़ ली, एक तो क्या पढ़ा, डीप प्रोसेसिंग अप्रोच, सरफेस प्रोसेसिंग अप्रोच, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ा, फील्ड डिपेंडेंट इंडिविजुअल्स और फील्ड इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। अब देख लो इम्पल्सिविटी और रिफ्लेक्टिविटी। इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है जब आप एकदम से एक्शन ले लें, एकदम से एक्शन ले लें, आपके पीछे से आगे से ने यहाँ गुद्दी पे टेक दिया, एक गुद्दी पे एक जोर के चमाट टेका, आप क्या करो, घूम के पकड़ के फट, इंपल्सिव है ना, इंपल्सिव रिएक्शन कि भाई उसने मारा कैसे, अब पीछे देखा आपने और पता लगा ये तो बाबूजी थे, समझ रहे हो। तो इंपल्सिव मीन्स जब आप एकदम से एक्शन ले लो, वो भी एक लर्निंग स्टाइल है। उसके बाद रिफ्लेक्टिविटी मीन्स जो आप काम किया, जिस चीज से आपने हैंड्स ऑन एक्टिविटी करी, उस पर रिफ्लेक्ट करना, उसके बारे में समझना। अब जैसे हमने क्लास खत्म कर ली, उसके बाद आपका काम क्या होना चाहिए कि हमने क्या क्या पढ़ा उसको एक बार विजुअलाइज करना, या फिर जो पीडीएफ है इसको एक बार 10 मिनट में नजरों से निकाल लेना, वो हो जाएगी रिफ्लेक्टिविटी। क्लियर होगी बात। चलो चलो भाई आ जाओ। अब हो गए यहाँ पे सारे पर्सनल फैक्टर्स कंप्लीट। अब आ जाओ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। अब आ जाओ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, ठीक है। देखो पर्सनल फैक्टर्स हमने बात करी, हमने ऑलमोस्ट 7 पर्सनल फैक्टर्स, 7 हो गए ना, टोटल 7 है ना सेल्फ कंसेप्ट तक, टोटल 8, ठीक है, लर्निंग स्टाइल्स, ठीक है। 8 हमने पर्सनल फैक्टर्स की बात करी करी बात हमने। आपको पता लग गया ये सारे इंडिविजुअल फैक्टर्स हैं, मीन्स जो आपके अंदर ही हैं। क्लियर होगी बात। अब खुद को छोड़ के बाकी सारी चीजें जिससे आप इंटरेक्ट करते हो, जो भी आपके आसपास लोग हैं, आपको आंख बंद करो, आंख बंद करके विजुअलाइज करो कि आपको छोड़ के बाकी आसपास में, चाहे वो कोई भी हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके फ्रेंड्स हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपके आसपास का एनवायरनमेंट हो, चाहे जिस बेड पे आप बैठे हैं वो हो, चाहे जिस चादर से आप जो अपने कपड़े पहने हैं वो हो, या फिर जिस फोन से आप चला रहे हो वो, मतलब कि आपको छोड़ के हर वो चीज किस में आ जाएगी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। बात क्लियर। और वो भी आपकी लर्निंग को इफेक्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपका फोन चलते चलते बंद हो जाए तो क्या इसने आपकी लर्निंग को इफेक्ट नहीं किया? बिल्कुल किया। जिस बेड पे आप बैठे हो, बैठे बैठे वो चर बोल जाए, मतलब टूट जाए नीचे से, मतलब आपको चोट ना पहुंचे बट वो टूट जाए मान लिया, तो आपकी लर्निंग को इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा। आप घर वाले जो आपको कमरे में पढ़ने के लिए छोड़ के गए हैं, वो एकदम से आ जाए और मतलब कि हो हल्ला करने लग जाए, बेसिकली एक आपकी पढ़ाई में दिक्कत है, तो आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी। ठीक है, आपके फ्रेंड्स, आपको भी फ्रेंड अभी कॉल मार दे, कह रहा चल भाई आजा मोमोज खाने, क्या आपकी लर्निंग इफेक्ट होगी? बिल्कुल इफेक्ट होगी। स्कूल स्कूल बोल दे कि बेटा तेरे बस की नहीं, तेरे पढ़ने बस की नहीं है, स्कूल आपको लेबल कर दे, क्या फिर आप लर्निंग इफेक्ट होगी? बिल्कुल इफेक्ट होगी। मीन्स हर चीज आपको छोड़ के, हर वो चीज जो आपके एनवायरनमेंट में है आपकी लर्निंग इफेक्ट करेगी। वो किस में आ जाएगी? एनवायरमेंटल फैक्टर्स में। ठीक है। द सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ साइकोलॉजी होल्ड्स दैट ऑल लर्निंग इज कल्चरली ओरिएंटेड एंड गाइडेड, कि जितनी भी लर्निंग है वो कल्चरली ओरिएंटेड होती है, मीन्स कल्चरली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो और वही उसको गाइड करती है। क्या कहती है? सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी कहती है। ठीक है। अब इसको हमने इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बोला, इसको हमने सोशल कल्चर फैक्टर्स बोल रखा है, सोशल कल्चर फैक्टर्स। ठीक है, इसको हम सोशल कल्चर फैक्टर्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसको हमने किस में डिवाइड किया है? पहला फैमिली, दूसरा नेबरहुड एंड कम्युनिटी, तीसरा सोशल कल्चरल डाइवर्सिटीज लाइक कास्ट, क्लास, एथेनिसिटी और रिलीजन। पहला आपकी फैमिली, दूसरा आपकी नेबरहुड या कम्युनिटी, ठीक है, और तीसरा आपकी जिस सोशल कल्चर है, जिस सोसाइटी में जिस
रिलीजन में आप पैदा हुए, जिस कास्ट में आप पैदा हुए, जिस क्लास में आप पैदा हुए हो, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें इफेक्ट करेंगी, वो सारी चीज़ें लर्निंग को इफेक्ट करेंगी आपकी, बिल्कुल करेंगी भाई, ठीक है। अब पहला देते हैं क्या, फैमिली। आपको पता है फैमिली इज द प्राइमरी सोशलाइजेशन एजेंट ऑफ अ चाइल्ड, ठीक है। अब फैमिली बच्चों को क्या क्या सिखाती है, सारी चीजें मार्क करी हुई है, क्या क्या, सर्वाइवल स्किल्स, कैसे जीना है, सोशल स्किल्स, एटीट्यूड्स, इंटरपर्सनल स्किल्स, सोसाइटी के क्या क्या रूल्स एंड नॉर्म्स हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उसके बाद सही गलत की पहचान, है ना, और बिहेवियर, मीन्स सारी चीजें आपको फैमिली सिखाती है, ठीक है। एनवायरमेंट फैक्टर में क्या क्या आपको सिखाती है, ठीक है। बट फैमिली में भी एक हेल्दी एनवायरनमेंट होना जरूरी है। फैमिली में भी मीन जब आप सारे घुल मिल के रहें अच्छे प्रेम प्यार से, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा, मीन्स घर में रोज की लड़ाइयाँ होंगी, कलेश होगा, तो वहां पे आप नहीं पढ़ पाओगे, वहां पे आपकी लर्निंग इफेक्टिवली नहीं हो पाएगी। ये बात आप भी मानते हो, क्यों? क्योंकि एक तो पढ़ाई का स्ट्रेस हो जाता है, प्लस ऊपर से एक्स्ट्रा स्ट्रेस उल्टी चीजों का, जो आपके पास होना भी नहीं चाहिए, है ना। तो ये चीजें, आगे बात समझिए। और थोड़ा कंटेक्स्ट से हटते हुए, अभी फिलहाल सिर्फ आपका फोकस पढ़ाई पे होना चाहिए। कि जो इंस्टाग्राम या फिर जो भी आपके मन में किसी के लिए प्रेम भावना या फिर और कुछ भी है ना, वो फिलहाल के लिए कुछ 1-2 महीने के लिए प्लीज साइड रख दो। अपनी अपना मेन फोकस अपने एम पे लगाओ। फिर जिसकी भी आपको दिल में प्रेम भावनाएं जाहिर करनी है, वो उसकी बात कर देना, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। ना वो कहीं भागी जा रही, ना आप भागे जा रहे, समझ रहे हो। चलो, होगी बात क्लियर। द नेबरहुड एंड द कम्युनिटी, फैमिली की बात क्लियर। द नेबरहुड एंड द कम्युनिटी इन विच द चाइल्ड लिव्स ऑल्सो हैव अ पोटेंट इम्पैक्ट। पोटेंट मीन्स बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट होता है कि वो क्या सीखता है, ठीक है। क्या क्या सीखता है, एटीट्यूड्स भी सीखेगा। एटीट्यूड सीखेगा, एक एटीट्यूड जो होता है जो आप घर में सीखते हो, और एक एटीट्यूड होता है जो आप बाहर जाकर अपने दोस्तों में सीखते हो, ठीक है। हैबिट सीखेगा, नहीं नहीं, बिलीफ, परसेप्शन, अंधविश्वास, स्टीरियोटाइप या फिर रूढ़िवादी भावनाएं, सोशल रोल्स, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी चीजें सीखेगा। ये आपको पता है, सोसाइटी में हम जाके क्या सीखते हो ना, ये आपको सारी चीजें पता है। ऑप्शन में आप सीधा टिक मार दो, आपको पता है, और मेरे को पता है, आपको पता है ना। ये तो आप सीखते ही आ रहे हैं, सोसाइटी में हम क्या क्या सीखते हैं, तो सोसाइटी में हम सारी चीजें सीखते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाओ, एक हेल्दी पीयर रिलेशनशिप ऑल्सो प्लेज अ इंपॉर्टेंट रोल। कि जो हेल्दी पीयर रिलेशनशिप है ना, जो आपका दोस्तों में एक हेल्दी रिलेशनशिप है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, ठीक है। दोस्त आपको देखो, जितना कंफर्टेबल आप दोस्तों में फील करते हो, उतना कंफर्टेबल आप शायद कहीं भी फील ना करते हो। जितना खुल के आप दोस्तों में बात कर सकते हो, शायद उतना खुल के आप बाकी और कहीं बात नहीं कर सकते, समझ रहे हो। तो एक पीयर ग्रुप, एक अच्छा पीयर ग्रुप होना, मीन जो आपकी बात समझे, जो आपकी बात सुने। ये नहीं, एक होता है बस काम काम का पीयर ग्रुप, लाइक जब काम पड़े, हाँ भाई 100 रुपये पेटीएम कर दे, हाँ भाई ये कर दे, मतलब वो नहीं। एक अच्छा पीयर ग्रुप जिसमें आपको अपने दोस्तों की भावनाओं के बारे में, दोस्तों की स्किल्स के बारे में, दोस्तों की मुसीबतों के बारे में, दोस्तों के हर चीज के बारे में पता हो, और आप उस चीज के लिए अफेक्शनेट हो, और उनको भी अपने आप के बारे में पता हो, समझ रहे हो। अब देखो, स्टूडेंट रिलेशनशिप इन क्लासरूम, स्कूल एंड सोसाइटी एक्सेट्रा क्रिएट्स अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इमोशनल क्लाइमेट, ठीक है भाई। एक स्टूडेंट रिलेशनशिप विद क्लासरूम, स्कूल और सोसाइटी एक इमोशनल एक क्लाइमेट बनाया जाता है। और हमें भी पता लगता है कि यार 12th तक कितना अच्छा था, फिर 12th का हम सोचते हैं यार स्कूल में कितने अच्छे थे, अच्छे तरीके से रहते थे, स्कूल कितना अच्छा था। तो वो एक इमोशनल चीज है, ठीक है। इफ द रिलेशनशिप अमंग पीयर इज नॉट गुड, इट एडवर्सली इफेक्ट देयर लर्निंग। आपको भी पता है, अगर आपको स्कूल में आपके साथ बुली किया जा रहा है, मीन्स आपको तंग किया जा रहा है स्कूल में, ऑन द बेसिस ऑफ कैन कुछ भी, ऑन द बेसिस ऑफ योर कलर्स, ऑन द बेसिस ऑफ योर हाइट, ऑन द बेसिस ऑफ योर बॉडी मास, किसी भी चीज पे आपको बुली किया जा सकता है, ठीक है। हम में से काफी सारे हुए भी होंगे, ठीक है। अब वो उसका पता है, उसको आपको भी पता है उस चीज का मेंटल स्ट्रेस कितना रहता है दिमाग पे, है ना, मेंटल इफेक्ट कितना होता है। अब क्या उस चीज पे लर्निंग हो पाएगी?
क्या उस मेंटल स्ट्रेस के ऊपर भी लर्निंग हो पाएगी? नहीं हो पाएगी बिल्कुल भी। समझ रहे हो? तो एक गुड पीयर ग्रुप होना बहुत ज़रूरी है कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए। और एक बेस्ट तरीका बताऊं, बेस्ट तरीका ये है, अगर फॉर एग्जांपल आप मैथ्स में वीक हो तो आपको अपना पीयर ऐसा देखना चाहिए जो मैथ्स में स्ट्रांग हो। समझ रहे हो? मीन्स आपका जो दोस्त है ना, आपका पूरक होना चाहिए। मीन्स जो आप में कमी है ना, वो आपके दोस्त में पूरी होनी चाहिए। समझ रहे हो? इससे क्या होता है, एक स्ट्रांग रिलेशनशिप बिल्ड होता है, जिसकी वजह से आप दोनों एक दूसरे से एक पॉजिटिव चीजें ले सकते हो। सही है? चलो, अब क्लास में क्या करना चाहिए? क्लास में फ्री डिस्कशन होना चाहिए। ठीक है, फ्री डिस्कशन, ताकि बच्चा आराम से घुल मिल पाए और एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट ले पाए, जिसमें कि बच्चा डरे ना किसी भी चीज से, एक हेल्दी क्लाइमेट बना रहे बच्चों में भी प्लस टीचर्स में भी। ठीक है, उसके बाद इन आवर कंट्री कास्ट, क्लास, रिलीजन ऑल्सो प्लेज अ प्रीडोमिनेंट रोल। हमें पता है भाई, कास्ट जो रिलीजन है कितना डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं हमारी आइडेंटिटी, हमारे सेल्फ कंसेप्ट को डेवलप करने में, हम सबको पता है। ठीक है, एक सोशो इकोनॉमिक स्टेज है, एक सोशो इकोनॉमिक मीन्स जो बिल्कुल ही भाई लोअर घराने का है ना, उसमें कॉन्फिडेंस की कितनी कमी होती है अगर वो किसी भी एक हाई क्लास स्कूल में जाए, होती है बिल्कुल, है ना? क्यों? क्योंकि हमारे जो ये एजुकेशन सिस्टम है इतना चकाचौंध वाला हो चुका है आजकल, इतना चकाचौंध का मीन्स कि स्कूलों में, क्लासों में एसीज लगाए जा रहे हैं, है ना? अब ठीक है यार, बच्चे को गर्मी लगती है, बट इतनी भी तो यार फैसिलिटीज नहीं प्रोवाइड होनी चाहिए। समझ रहे हो? समझ रहे हो? जब तक बच्चे को किसी चीज की नीड फील नहीं होगी तो लाइफ में क्या करेगा? अब उसको एसी की नीड ही फील नहीं हो रहा, उसको बचपन से एसी मिल रहा है, अब उसको एसी की नीड फील हो ही नहीं रही कि भाई मुझे कुछ एसी खरीदने के लिए कुछ करना भी नहीं चाहिए, तब वो क्या दूध खिलेगा? मीन्स जब बचपन से उसकी जेब में रुपए हैं एक अमीर के बच्चे के, तो क्या वो आगे जाके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएगा? नहीं, उसमें कभी पैसे कमाने की चार्ज जगेगी नहीं, क्योंकि उसकी जेब पहले से ही पैसे से भरी रहती है। समझ रहे हो? तो ये चीजें, तो एक सोशो इकोनॉमिक स्टेटस बहुत ही एक एडवर्स इफेक्ट डालता है बच्चे के ऊपर। ठीक है, लर्निंग इज ऑल्सो सीन to be vary across religious and ethnic groups owing to distinction in beliefs, values and attitudes। ठीक है भाई, लर्निंग भी across various religions, various ethnic groups। क्यों? क्योंकि उनके अलग अलग बिलीव्स होते हैं, उनके अलग अलग कल्चर्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सबकी अलग अलग होती है। क्लियर है? जो बच्चे का माइंड डेवलपमेंट, जिस बच्चे की लर्निंग जैसे इंडिया में होगी, क्या वही सेम अमेरिका में मिलेगी? नहीं, अमेरिका में अलग कल्चर है, अमेरिका में स्कूल कल्चर अलग है, इधर अलग अलग सोसाइटीज हैं, अलग अलग रिलीजन्स हैं, इसमें अलग अलग वो चल रही है, क्या बोलते हैं, शिक्षाएं चल रही हैं। समझ रहे हो? तो कभी भी अमेरिका वाला बच्चा एटलीस्ट इंडिया वाले बच्चे को तो मैच नहीं कर पाएगा कभी भी। हाँ वो ठीक है, हमारे पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज की कमी है, वो ठीक है, बट एटलीस्ट वो मैच नहीं कर पाएगा। उनके पास एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, जब भी वो हमसे थोड़े से आगे हैं। जब ये एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज इंडिया को भी मिलनी स्टार्ट हुई, जो कि हो चुकी हैं, जो कि आप भी देख लो पिछले 8-10 साल में कितनी ज्यादा डेवलपमेंट की इंडिया है, समझ रहे हो? और मैं किसी भी पार्टी की वो नहीं हूँ कि आप सोच रहे हो भाई मोदी का नहीं, डेवलपमेंट हुई है, अच्छी डेवलपमेंट हुई है। समझ रहे हो? तो ये चीज, उसके बाद देखो लर्निंग इज ऑल्सो सीम। ठीक है, हमने देख लिया है। उसके बाद चलो आगे, सोशल कल्चर एनवायरमेंट प्रोवाइड्स अस अ लर्निंग फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क होता है एक स्ट्रक्चर, तो जो सोशल कल्चर एनवायरनमेंट हमें एक लर्निंग स्ट्रक्चर, एक स्ट्रॉन्ग लर्निंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। चलो जी, अब आ जाओ स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? देखो, स्कूल एनवायरनमेंट आपको पता है क्या होता है? ठीक है, स्कूल एनवायरनमेंट जिसमें आप जब जाते हो, जब जैसा आपको दिखता है आसपास का माहौल, क्लासेस में कैसे हैं, पेंट उतरा हुआ है कि नहीं उतरा हुआ, पेंटेड है कि नहीं है, साफ सफाई है कि नहीं है, प्लांट्स है कि नहीं है, ग्राउंड है कि नहीं है, टीचर्स अच्छे हैं कि नहीं, वो सारा देगा स्कूल एनवायरनमेंट में। ठीक है, अब स्कूल एनवायरनमेंट से दो चीजें निकली, स्कूल एनवायरनमेंट से दो टर्म निकली, क्या क्या? स्कूल कल्चर और स्कूल क्लाइमेट। स्कूल कल्चर, स्कूल क्लाइमेट। स्कूल कल्चर में क्या आ जाएगा कि टीचर्स का बर्ताव आपके लिए, बच्चों के लिए, स्टाफ का एक दूसरे से बर्ताव कैसा है, स्कूल कल्चर कैसा है। ये तो नहीं है कि भाई क्लास टीचर और मैथ वाली टीचर लड़ाई चल रही है, क्लास टीचर और मैथ वाली टीचर की लड़ाई चल रही है,
जिसकी वजह से जो कोऑर्डिनेशन बैठनी चाहिए टीचर्स में वो नहीं बैठ पाएगी, जिसकी वजह से बच्चे की लर्निंग इफेक्ट होगी। ठीक है, उसका स्कूल क्लाइमेट, स्कूल क्लाइमेट क्या, स्कूल क्लाइमेट आसपास में भाई ग्रीनरी है कि नहीं है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है कि नहीं है, एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट है कि नहीं है, जिसमें आपको भी एक अच्छी चीज फील हो, वो चीज है कि नहीं है, वो चीजें देखनी, वो आ जाएंगी स्कूल क्लाइमेट में। क्लियर होगी बात? ठीक है, ठीक है, आ जाओ, या देखो अब आ जाओ। द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ स्कूल कल्चर कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम मल्टीपल लेयर्स। क्या क्या? आर्टिफैक्ट्स एंड सिंबल्स, द वे इट्स बिल्डिंग एंड डेकोरेटेड एंड मेंटेन्ड, वैल्यूज किस किस में, स्टाफ्स के बीच में कैसे वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बाद अजम्पशंस, द बिलीव्स दैट आर टेकन फॉर ग्रांटेड अबाउट ह्यूमन नेचर, कि अजम्पशन कोई लेके चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, मीन्स हर बच्चे के लिए एक पॉजिटिव फीलिंग है कि नहीं। ये ना हो कि आपने जर्नलाइज ही कर दिया बिल्कुल कि हर बच्चा रेस में पार्टिसिपेट करेगा, अजम्पशन ले ली। अब जो इंक्लूसिव वाला बच्चा है, मीन जो स्पेशली एबल्ड बच्चा है, वो क्या ले पाएगा दौड़ने में? नहीं ले पाएगा ना, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको। ठीक है, ऑन द अदर हैंड स्कूल क्लाइमेट रिफ्लेक्ट्स फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल डेट आर मोर ससेप्टिबल मोर लाइकली टू चेंज, कि ऐसे फिजिकल एनवायरमेंट्स जो चेंज हो सकते हैं, जिसको आप आराम से एक कंड्यूसिव मीन्स, मतलब अगर किसी स्कूल में आपको अच्छा फील नहीं हो रहा, मीन्स वहाँ पे वेल लाइटिंग नहीं है, वहाँ पे पेंटिंग नहीं है, वहाँ पे मतलब सॉरी पेंट प्रॉपर नहीं है, वहाँ पे दीवारें झड़ रही हैं, वहाँ पे ग्राउंड ही कटा, मतलब ग्राउंड में बड़े बड़े घास उगे हुए हैं। ठीक है, तो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं कैसे? भाई पहले तो दीवार में पेंट करवा दो, लाइटनिंग मोर ज़्यादा लाइटिंग लगवा दो भाई क्लास में, और क्या हो सकता है? उसके बाद क्या बोलते हैं आपकी ग्राउंड, ग्राउंड में भाई एक कटाई करवा दो अच्छी सी, है ना, जो खेलने लायक बन जाए। तो ये समझ रहे हो, ये सारी चीजें। ठीक है, देखो इट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द डिस्कशन ऑफ पोटेंशियल सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम सच एज बुलिंग, इंटर स्टूडेंट कॉन्फ्लिक्ट्स, सुसाइड, कैटर एजुकेशन एंड मोरल एजुकेशन, कि ऐसी से कुछ दिक्कतें भी आती हैं बुलिंग की, कि बच्चों में लड़ाई चल रही है, बाहर भाई पंगे हो रहे हैं स्कूल के बाहर की, तो स्कूल के बाहर मिले तेरे को बताऊंगा मैं, है ना, स्कूल के बाहर बड़े बड़े पंगे हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी स्कूल को देखनी होंगी। ठीक है, कोई कोई बच्चा सुसाइड कर ले, सुसाइड ना कर ले, उसको इतना प्रेशर ना दिया जाए। ठीक है, मोरल एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, ये सारी चीजें। हाउएवर सम प्लेस safety foremost defining school climate as an orderly environment in which school family feels valued and able to pursue the school mission free from concerns about disruptions and safety, कि एक ऐसा पॉजिटिव, एक ऐसा सेफ एनवायरनमेंट जहां पे बच्चा अपना मिशन और स्कूल भी अपना मिशन पूरा कर सके। ठीक है, जहां पे सेफ्टी की कोई भी कमी ना हो, ऐसा ना हो कि भाई पंखा चल रहा है, कचक 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 कचक, पंखा गिरने वाला हो, पंखे का स्क्रू ढीला हो, ऐसे सोचते नहीं थे कि यार ये पंखा गिर जाए ना मजा आ जाए, सोचते थे, याद करो। ठीक ठीक, चलो। द फॉलोइंग 8 एरियाज कंप्राइज ऑफ स्कूल क्लाइमेट। स्कूल क्लाइमेट में क्या कहता है? देखो, अपीयरेंस एंड फिजिकल प्लांट, भाई कैसी सुंदरता कैसी है स्कूल की। फैकल्टी रिलेशनशिप, कि भाई टीचरों में रिलेशनशिप कैसा है। स्टूडेंट्स इंटरेक्शन, स्टूडेंट अच्छा एक होलिस्टिक एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट डेवलप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग, डिसिप्लिन एनवायरनमेंट, एक डिसिप्लिन एनवायरनमेंट है कि नहीं है। लर्निंग एनवायरनमेंट, एक सीखने वाला एनवायरनमेंट, एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है कि नहीं है। एटीट्यूड एंड कल्चर कैसा है स्कूल का। स्कूल कम्युनिटी रिलेशनशिप कैसा है स्कूल कम्युनिटी, ये ना हो कि स्कूल और कम्युनिटी लड़ाई चल रही है, भिड़ंत चल रही है दोनों में। ठीक है, ऐसा ना हो। उसके बाद द कॉम्प्रिहेंसिव व्यू यूज्ड इन दिस ब्रीफ एंड समराइज्ड बिलो, इस चीज को समराइज किया गया। देखो, फिजिकल एनवायरनमेंट दैट इज वेलकमिंग एंड कंड्यूसिव टू लर्निंग, बच्चे को भी स्कूल में आते हुए अच्छा लगे। ठीक है, अ सोशल एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स कम्युनिकेशन एनवायरनमेंट एंड इंटरेक्शन, कि कैसा एक अच्छा एनवायरनमेंट जहां पे बच्चों को अपनी बात को बोलते हुए डर ना लगे, जहां पे वो फ्री टू स्पीच हो, मीन्स उसको अपनी कोई भी डाउट, अपना कोई भी व्यू पॉइंट उठाने में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, एन इफेक्टिव एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड सेल्फ एस्टीम, जो कि बच्चे को अपनापन सा लगे और सेल्फ एस्टीम बच्चे में खुद के बारे में समझ आए, खुद के बारे में एक रिस्पेक्ट डेवलप हो। एन एकेडमिक एनवायरनमेंट दैट प्रमोट्स लर्निंग एंड सेल्फ फुलफिलमेंट, एक ऐसा एनवायरनमेंट जो कि लर्निंग को प्रमोट करे। होगी बात क्लियर? ठीक है,
ये सारे हमने देख लिए। अब देखो, दीज वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ स्कूल क्लाइमेट डू नॉट ऑपरेट इंडिपेंडेंटली ऑफ वन अदर। मींस कि अगर सिर्फ आप स्कूल एनवायरमेंट, अगर आप फॉर एग्जांपल आपने सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया तो क्या सिर्फ काफी है? नहीं, उसके लिए सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड होना चाहिए। क्या सिर्फ आपने दोनों चीजें प्रोवाइड कर दी है तो क्या इफेक्टिव एनवायरनमेंट मिलना चाहिए बच्चे को? बिल्कुल मिलना चाहिए भाई, इसके बिना कैसे काम चलेगा। और अगर आपने इफेक्टिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर दिया तो एकेडमिक एनवायरनमेंट छूट जाएगा। तो कौन कौन से, देखो एक तो इनको याद रखना, कौन कौन से स्कूल एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना चाहिए। एक तो फिजिकल एनवायरनमेंट स्कूल को प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। एक सोशल एनवायरनमेंट स्कूल को प्रोवाइड करना चाहिए, ठीक है। एक इफेक्टिव एनवायरनमेंट स्कूल को प्रोवाइड करना चाहिए और एक एकेडमिक एनवायरनमेंट। ये 4 टाइप के एनवायरनमेंट स्कूल को प्रोवाइड करने चाहिए ताकि बच्चे की एक ऑल अराउंड डेवलपमेंट हो, ठीक है। उसके बाद बच्चे के लिए रिसोर्सेज भी अवेलेबल होने चाहिए, स्कूल में होने चाहिए। क्या क्या? लर्निंग मटेरियल्स, फैसिलिटीज लाइक टीचिंग लर्निंग एड, स्कूल बिल्डिंग, क्लासरूम, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी, प्लेग्राउंड, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट। ये आपको सारी चीजें बताइए सिंपल, तभी तो बच्चे की एक कंडीशन एनवायरमेंट मिल पाएगा। समझ रहे हो? ठीक है। Apart from school policies, the nature of school administration, distribution of responsibilities, accountability, leadership provided the institutional head discipline means basically चीज ये लिखी हुई है कि जो ये है ना स्टाफ्स में भी एक वेल कॉर्डेंस हो, मीन्स एक उनके अंदर भी एक अच्छा रिलेशनशिप हो और उनमें भी ये ना कोई लड़ाई हो, ठीक है। और जो डिसाइडिंग फैक्टर मीन्स एक क्रिटिकल पैडागोजी होनी चाहिए, मीन्स सारे बच्चों को प्लस सारे टीचर्स को मिलके किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। चलो की बात की। अब आ जाओ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड, बस लास्ट है, ये लास्ट पेज है, ये वाला खत्म, ठीक है। देखो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से रिलेटेड फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। अब मेथड्स ऑफ लर्निंग, कैसे आप सीखते हो, आपको सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं, हमने बेसिक चीजें कि ये बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे की क्या एबिलिटीज होती हैं, ठीक है। ये आप छोटा मोटा इसमें जो मैंने मार्क कर रखी है पढ़ लेना। सिंपल बात ये लिखी हुई है कि हर बच्चे के अलग तरीके होते हैं, हर बच्चे के उसके अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए, ठीक है। अगर बच्चे इसको हम सेंसेस का इस्तेमाल, सेंसेस मीन्स हियरिंग, जो भी हमारे 5 सेंस होते हैं उसका इस्तेमाल करके हम पढ़ाएंगे तो बच्चा ज्यादा सीख पाएगा, बच्चा इंटरेक्ट करके ज्यादा सीख पाएगा। सिंपल चीज लिखी हुई है, ठीक है। बच्चा ड्रिल वर्क से, बच्चा प्रैक्टिकल वर्क से, बच्चा रिवीजन से, ठीक है, और कुछ काम करके जब ज्यादा सीख पाएगा, ठीक है। और जो वो लर्निंग होगी उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, क्लियर होगी बात, ठीक है। The result of learning are also influenced to great extent by the methods, कि किस क्वालिटी की लर्निंग है वो किस पे डिपेंड करेगी कि किस मेथड का, किस टेक्निक का आपने इस्तेमाल किया है उस कंटेंट को पढ़ाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ाना है, मैंने मान लिया आपको वाटर चैप्टर पढ़ाना है और आपने किताब में से पढ़ा दिया, एक टीचर ने किताब में पढ़ाया, दूसरे टीचर ने पढ़ा, उसने पूरा एक प्रॉपर आईसीटी का इस्तेमाल किया, आईसीटी जो हमने पढ़ा है उसका इस्तेमाल किया। स्मार्ट बोर्ड पे एक मोटरसाइकिल, एक एक चाइल्ड की, मतलब एक बोलते हैं चाइल्ड ओरिएंटेड वीडियो दिखाई वाटर के ऊपर, तो कौन सा अच्छा होगा? जिसने वीडियो दिखाई, जिसने उसके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा डिटेल में समझाया, वो होगा ना। तो वही चीज है कि जो क्वालिटी है लर्निंग की, रिजल्ट है लर्निंग का, वो डिपेंड इस पर करेगा कि कैसा आपने पढ़ा है, किस टेक्निक का आपने इस्तेमाल किया, किस लर्निंग एड्स का आपने इस्तेमाल किया, ठीक है। द लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड्स दैट अलाउ यूजफुल टीचर पीपल इंटरेक्शन हैव प्रूव्ड टू बी मोर हेल्पफुल इन एनहांसिंग लर्निंग अमंग द स्टूडेंट्स एज कंपेयर टू टीचर्स डोमिनेटेड मेथड्स की। मतलब सिंपल बात ये लिखी हुई है कि जो लर्निंग सेंटर्ड मेथड है वो लर्नर सेंटर्ड मेथड जो है वो बहुत ही जरूरी है, ये हम सबको पता है। क्यों? क्योंकि वो स्पेशली फोकस किसी पे करता है, चाइल्ड फोकस करता है, सिंपल बात है, ठीक है। इन्फ्लुएंस ऑफ मीडिया लर्निंग आपको किसी काम का नहीं है, आपका चैप्टर खत्म हो चुका है कि बच्चे का क्या क्या इन्फ्लुएंस रहा, मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस रहता है बच्चे पे लर्निंग का, आपको पता क्या क्या इन्फ्लुएंस रहता है। ये ज्यादा आपके गौर देने वाली बात नहीं, बस मेरी बात ही सुन लो कि अभी आप किसी जो है छपरी को देखते हो या फिर रंग बिरंगे बालों वालों को देखते हो, ठीक है, अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थोड़ा लास्ट है, थोड़ा मूड थोड़ा लाइट कर देते हैं, ठीक है। अगर आप किसी टाइम देख लो, ठीक है, करते सोच के अब छपरियों को देखते हो, टिकटॉकर्स को देखते हो, ठीक है, रीलर्स को देखते हो, ठीक है। छपरी का मतलब वो नहीं है कि आप समझ ना पाओ तो देख लेना, ठीक है, जिनके बाल रंगे, मतलब समझ रहे हो, आपको पता होगा, आप इस टाइम में सबको पता होता है, ठीक है। मीन्स जिनका फैशन ऑफ सेंस बहुत ही वियर्ड होता है, बहुत ही वियर्ड, जो किसी को भी शायद पसंद ना आए, ठीक है। अब उनको आप देखते हो,
अब कोई नया बच्चा है, कोई बचपन से, जैसे आजकल सबके पास फोन है, अब उसको उसका पसंद आ गया, उसको छपरीपन पसंद आ गया, उसको बाल रंगे हुए पसंद आ गए, यहाँ पे साइड में 2 कट पसंद आ गए, ठीक है, कान में वो पसंद आ गई, या फिर और कुछ रंग बिरंगे कपड़े पसंद आ गए, समझ रहे हो? ठीक, ऐसा कोई हेट नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, ठीक, एग्जाम्पल ही समझना, इसको ये मत समझना कि भाई मैं इनके अगेंस्ट, ठीक है। अब उसको पसंद आ गई, ठीक है, किसी छोटे बच्चों को, अब वो क्या करेगा? अब मम्मी मम्मी पापा बाहर गए हैं और वो अगले दिन भाई अपने चटकते मटकते कपड़े पहने खड़ा है, समझ रहे हो? तो मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस है आपको पता है, ठीक है, मीडिया का क्या क्या इन्फ्लुएंस है आपको पता है, और क्या क्या इन्फ्लुएंस हो सकता है। एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस भी, एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस भी है। पॉजिटिव इन्फ्लुएंस कैसे है? आप कुछ टीचर्स को देखते हो, उन जैसा बनने का ट्राई करते हो, उन जैसे उनसे इंस्पायर होते हो, समझ रहे हो? तो ये चीज एक पॉजिटिव वे में है। नेगेटिव वे में क्या है? नेगेटिव वे में कैसे? बच्चे टाइम पास कर रहा है, इंस्टाग्राम पे स्क्रॉलिंग कर रहा है, शॉर्ट्स पे स्क्रॉलिंग कर रहा है। देखो, अब आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की, ठीक है, अगर आप इंस्टाग्राम चला रहे हो तो थोड़े दिन के लिए प्लीज बंद कर दो। अगर आप यूट्यूब चला रहे हो तो यूट्यूब में प्लीज शॉर्ट्स का सेक्शन मत खोलो। शॉर्ट्स का सेक्शन खोलते ही क्या होता है, वीडियो आती रहती है, आप स्वाइप करते हो, स्वाइप करते हो, स्वाइप करते हो, स्वाइप करते हो, फिर पता भी नहीं चलता कैसे आपके आधा घंटा 1 घंटा चला जाता है, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि वो बहुत ही एक शॉर्ट वीडियो है ना, आपको लगता है कि हाँ यार चल अगली देख लेती हूँ, क्या होता है, अगली देख लूंगा, अगली देख लेती हूँ, या अगला देख लेता हूँ, समझ रहे हो? तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर लगता है कि चल हाँ छोटे छोटे टाइम के देख ले, देखते देखते थे, उसके बाद आपको टाइम का पता नहीं लगता। तो प्लीज अभी फिलहाल के लिए शॉर्ट्स का सेक्शन ओपन करना बंद कर दो, और खासकर इंस्टाग्राम में रील्स वाला दोनों बंद कर दो प्लीज, है ना? चलो ठीक है। अब एक पॉजिटिव इन्फ्लुएंस देख लें कि भाई एक तो ये एज अ एंटरटेनमेंट यूज होता है, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड के लिए इस्तेमाल है, ठीक है भाई। उसके बाद एज अ मीन्स ऑफ एनरिचिंग क्लासरूम लर्निंग, ठीक है भाई, क्लासरूम में क्या स्मार्ट बोर्ड के थ्रू क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपको पता है, ठीक है। मेजर लर्निंग रिसोर्स, ठीक है भाई, ये जैसे ये जो मटेरियल निकला है ये कहाँ से निकला है? ये इंटरनेट से निकला है, ये भी तो मास मीडिया है, ठीक है। एज अ मीन ऑफ डेवलपिंग एंड रिफाइनिंग क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कैसे? क्रिएटिव एक्सप्रेशन, रील्स, ठीक है। अब उसमें रील्स भी आपको पता है कैसे टाइप की बन सकती हैं, कैसे एक इन्फॉर्मेशनल रील बहुत अच्छी होती है, आपको एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकती है। बट एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन वाली रील, क्रिएटिव एक्सप्रेशन आप समझ रहे होगे, है ना, वो वाली रील नहीं, ठीक है। एज अ मेथड ऑफ, एज अ मीन्स ऑफ फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मीडिया स्पेसिफिक लाइक सेंसरी स्किल्स, हाई ऑर्डर कॉग्निटिव स्किल्स, ठीक है भाई, बिल्कुल, कि डेवलपमेंट, अच्छी आपकी डेवलपमेंट, ऐसी ऐसी क्विजेस आप नेट से निकाल सकते हो जिससे बच्चों की डेवलपमेंट स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। अ कंस्ट्रक्टिव यूज ऑफ वेरियस मीडिया कैन एनेबल द लर्नर टू ट्रांसफॉर्म देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोसाइटी एंड देमसेल्व्स एंड दस हेल्प फॉर्मल एजुकेशन बिकम मोर मीनिंगफुल टू एवरी लर्नर। कि एक कंस्ट्रक्टिव रूप देखोगे ना मास मीडिया का, तो बहुत ही पॉजिटिव रूप है, इसमें इतना अंत ज्ञान छुपा पड़ा है जिसमें आप बच्चों को प्रोवाइड करोगे ना, तो उसमें एक तो सर्च करने की स्किल डेवलप होगी, एक डिस्कवरी स्किल डेवलप होगी, है ना। उसके बाद एक ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व निकाल निकाल के जिसमें बच्चे की थिंकिंग स्किल्स और हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स डेवलप हो, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो, समझ रहे हो ये चीजें? ठीक है भाई, तो दोस्तों हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली है, ठीक है। तो अब आपका ये टॉपिक होता है कंप्लीट। अब आपसे, आप इससे कोई भी क्वेश्चन कर लेना, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन कोई छूट जाए आपसे। क्लियर होगी बात? चलिए दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।